अध्याय 91 काटना और मारना। चांदी की धारी वाला सुनहरा सांप सावधानी से तैरती हुई हल्की हवा वाली तलवार को देख रहा था, जिसकी कांटेदार जीभ उसके मुंह में अंदर बाहर हो रही थी। अविश्वसनीय रूप से मजबूत और तीखी तलवार क्यूई ने उसके चारों ओर एक खतरनाक हवा छोड़ी, जिसे चांदी की धारी वाला सुनहरा सांप आसानी से महसूस कर सकता था, जिससे वह लापरवाही से हमला करने की हिम्मत नहीं कर सका। जियान चेन ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं और तलवार को नियंत्रित करने वाली अपनी आत्मा से पैदा हुई रहस्यमय अनुभूति का सावधानीपूर्वक अनुभव करना जारी रखा। इसके बाद उसका इरादा बदल गया और लाइट विंड स्वॉर्ड बिजली की एक चांदी की लकीर बन गई और अविश्वसनीय रूप से तेज गति से बिना किसी के हिलाए सांप की ओर उड़ गई। फुट। जैसे ही तलवार हवा में सिल्वर धारीदार सुनहरे सांप के सिर की ओर बढ़ी, उसने एक कान चीरने वाली चीख निकाली। सिल्वर धारीदार सुनहरे सांप के प्रतिक्रिया करने से पहले ही हल्की हवा की तलवार उसके मस्तिष्क में गहराई तक घुस चुकी थी। तुरंत उसके सिर पर एक गहरा घाव दिखाई दिया और उसमें से ताज़ा खून बहने लगा, जिससे सांप का सिर खूनी लाल हो गया। हालांकि जियान चेन अभी भी सांप की पूंछ से हवा में बंधा हुआ था, लेकिन सांप पर उसके द्वारा पहुंचाए गए घाव को देखकर वह बहुत खुश हुआ। चूंकि वह सांप की सुरक्षा की पहली परत को तोड़ सकता था, इसका मतलब था कि जियान चेन के पास सांप का सिर काटने और उसे मारने का मौका था। जियान चेन ने एक बार फिर सांप पर लगातार हमला करने के लिए अपनी आत्मा नियंत्रित तलवार तकनीक का इस्तेमाल किया। फुट। जियान चेन के नियंत्रण में लाइट विंड स्वॉर्ड बिजली की एक चांदी सफेद चमक की तरह दिखाई दे रही थी, क्योंकि यह बार बार सिल्वर धारीदार गोल्डन स्नेक की ओर वार कर रही थी। हालांकि जिस दिशा में वह हमला कर रहा था वह अब सांप का शरीर था। सिल्वर स्ट्राइप्ड गोल्डन स्नेक के शरीर में चमकती हुई रोशनी की चांदी की लकीर के बाद एक और गहरा खूनी घाव दिखाई दिया। हालांकि यह घाव हल्का नहीं था, लेकिन इससे स्पष्ट रूप से सांप के महत्वपूर्ण अंगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। सांप का दिल उसके सिर से 7 इंच की दूरी पर था। हालांकि इस हमले ने सांप की त्वचा को उसके दिल के ठीक ऊपर तोड़ दिया था, लेकिन उसकी सुरक्षा ने इतना शक्तिशाली प्रतिरोध प्रदान किया कि लाइट विंड स्वॉर्ड दिल को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा सका। अपने दिल पर हमला होने वाली त्वचा की परत को महसूस करते हुए सांप और भी अधिक उन्मत्त हो गया। जल्दी में सांप ने अपने शरीर को अपने चारों ओर लपेटना शुरू कर दिया ताकि वह उस जगह की रक्षा कर सके जिस पर अभी हमला हुआ था। उसी समय जियान चेन के शरीर के चारों ओर लिपटी हुई पूंछ ढीली हो गई और उसे मुक्त कर दिया। सांप से अब और विवश न होते हुए जियान चेन जमीन पर गिर पड़ा। जमीन पर उतरते ही जियान चेन के सिर में मतली की एक तेज लहर उठी, लेकिन जियान चेन की आत्मा ने इसे तुरंत दबा दिया। अपने दाहिने हाथ को सहारा देते हुए जियान चेन कुछ कठिनाई के साथ जमीन से ऊपर रेंगता हुआ आया। उसने अपने बाएं हाथ पर नजर डाली, जिसमें वह पूरी तरह से संवेदना खो चुका था। यह महसूस करते हुए कि उसका पूरा शरीर वास्तव में कमजोर हो गया था, जियान चेन की अभिव्यक्ति बदल गई। अपने दाहिने हाथ में अचानक शक्ति के विस्फोट के साथ उसने अपने कपड़े फाड़ दिए और देखा कि उसके शरीर का पूरा हिस्सा उसके दाहिने हाथ के अंत से शुरू होकर उसकी छाती के बाएं आधे हिस्से तक पूरी तरह से काला था। ये रंग उसके पूरे शरीर में स्पष्ट रूप से फैल रहा था। कितना तेज जहर है! जियान चेन का चेहरा उतर गया। उसे पहली बार सांप द्वारा काटे जाने के बाद से सिर्फ कुछ सांसों का समय बीता था, लेकिन इस छोटी सी अवधि में जहर उसके आधे शरीर में फैल चुका था। इस तरह की प्रगति की गति ने जियान चेन को भयभीत कर दिया। इसके अलावा सबसे भयावह बात यह थी कि उसका संतबल जहर के फैलाव को दबाने में असमर्थ था। ये याद करते हुए कि लाइट सेंट फोर्स विश को दबाने में मदद करने में सक्षम थी, जियान चेन ने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया। सिल्वर स्ट्राइप्ड गोल्डन स्नेक से लड़ने और खुद पर किसी भी तरह के हमले को रोकने के लिए अपनी लाइट विंड स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए उसने वर्ल्ड एसेंस के भीतर से लाइट सेंट फोर्स को तेजी से अपनी ओर इकट्ठा करना शुरू कर दिया। जियान चेन के नियंत्रण में प्रकाश संत बल जियान चेन के आसपास अत्यधिक गति से इकट्ठा होना शुरू हो गया। एक निश्चित सांद्रता तक पहुंचने पर उसके आसपास एक धुंधली सफेद चमक दिखाई दी और बहुत तेजी से मजबूत होती जा रही थी। कुछ सांसों के अंतराल में सफेद चमक की वह पहले की धुंधली परत पूरी तरह से एक मजबूत दूधिया सफेद चमक में बदल गई, जिसने जियान चेन को अपने भीतर समाहित कर लिया। ऐसा लग रहा था जैसे वह एक सफेद कोकून के भीतर लिपटा हुआ था, और हालांकि इससे निकलने वाली चमक तेज थी, लेकिन इससे आंखों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। कोकून के भीतर लाइट सेंट फोर्स ने जियान चेन के शरीर में एक स्थिर धारा के रूप में प्रवेश करना शुरू कर दिया। तेजी से प्रतिक्रिया करने वाले जहर को आखिरकार एक अवरोध का सामना करना पड़ा और यह काफी धीमा होने लगा। हालांकि यह एकमात्र प्रभाव था। हालांकि लाइट सेंट फोर्स एक चमत्कारी उपचार प्रभाव ला सकता है और दुनिया के कई सबसे मजबूत सांपों के जहर को आसानी से ठीक कर सकता है,
लेकिन सिल्वर स्ट्राइप्ड गोल्डन स्नेक के जहर के लिए ऐसा नहीं था। लाइट सेंट फोर्स केवल एक अस्थायी दमनकारी प्रभाव ला सकता है। कोकून के दूसरी तरफ लाइट विंड स्वॉर्ड एक चांदी की चमक में बदल गई जो सांप के चारों ओर अंतहीन रूप से घूमती रही, जिससे हवा में एक चांदी जैसा सफेद घेरा बन गया। सर्पिल के भीतर फंसा हुआ सिल्वर धारीदार सुनहरा सांप अपने शरीर के घायल हिस्से की रक्षा करते हुए उसे बिल्कुल भी उजागर किए बिना रोशनी को सतर्कता से देखता रहा। अब तक सांप को भी एहसास हो गया था कि उसकी जान को काफी खतरा था। फुट हल्की हवा वाली तलवार कान चीरने वाली आवाज के साथ सांप के चारों ओर घूमी। एक पल में तलवार सांप के सिर पर जा लगी। जियान चेन की आत्मा के नियंत्रण में लाइट विंड स्वॉर्ड बहुत तेज थी, जियान चेन द्वारा व्यक्तिगत रूप से घुमाए जाने की तुलना में कई गुना तेज। इससे पहले कि सांप प्रतिक्रिया कर पाता, तलवार ने एक बार फिर उसके सिर को छेद दिया था। हिस तेज दर्द महसूस करते हुए सिल्वर स्ट्राइप्ड गोल्डन स्नेक दर्द में फुफकारने लगा और उसकी कांटेदार जीभ इधर उधर हिलने लगी। अंत में उसने अपना मुंह चौड़ा किया और सांप के जहर का एक घना धूसर कोहरा बाहर तैरने लगा। कोहरा जल्दी ही पूरे वातावरण में फैल गया। एक पल में पौधे तेजी से मुरझाने लगे। यहां तक कि आसपास के पेड़ जिनमें बहुत ज्यादा जीवन शक्ति थी, वे भी इस जहर का प्रतिरोध नहीं कर सके। वे मुरझा गए और पहले से रसीले पत्ते नारंगी हो गए, धीरे धीरे जमीन पर गिरने लगे जैसे कि पतझड़ आ गया हो। जैसे ही जहरीला कोहरा आसपास के क्षेत्र की हवा में फैल गया और चारों ओर फैल गया, पहले हरे भरे पेड़ कोहरे के संपर्क में आने से मुरझाने लगे। जब जहरीला कोहरा पहली बार दिखाई दिया था तो जियान चेन ने तुरंत अपनी सांस रोक ली थी, क्योंकि दूधिया सफेद कोकून तेजी से फैल रहा था। हल्के सेंट फोर्स के साथ भी बेहद खतरनाक सांप के जहर का इलाज नहीं किया जा सकता था, इसलिए जियान चेन इस कोहरे से बहुत डरता था। जहरीले कोहरे की आड़ में सिल्वर स्ट्राइप्ड गोल्डन स्नेक ने चलना शुरू किया। वह तुरंत भागने के लिए पीछे की ओर सरक गया। कुख्यात सांप जिसने सिर्फ अपने नाम से ही डर फैलाया था, लाइट विंड स्वॉर्ड की गति से अपने दिल में खौफ महसूस कर रहा था, क्योंकि सांप ब्लेड की हरकतों का पीछा नहीं कर पा रहा था। इस तरह की जानलेवा स्थिति में सिल्वर स्ट्राइप्ड गोल्डन स्नेक ने जियान चेन का पीछा करना छोड़ दिया था। सांप को भागते देख जियान चेन चिंतित हो गया। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने लाइट विंड स्वॉर्ड को सबसे तेज गति से सांप का पीछा करने का आदेश दिया। चूंकि वह पहले से ही विष से जहर खा चुका था, इसलिए उसे खुद को ठीक करने के लिए निश्चित रूप से सिल्वर स्ट्राइप्ड गोल्डन स्नेक के खून की जरूरत थी। अन्यथा भले ही वह विष के प्रसार को दबाने के लिए लाइट सेंट फोर्स का उपयोग करे, फिर भी वह अंत में मर जाएगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि लाइट सेंट फोर्स केवल एक अस्थायी उपाय था। इसके अलावा लाइट सेंट फोर्स को इकट्ठा करने में उसे बहुत समय लग गया, इसलिए जियान चेन इसे हमेशा के लिए बनाए रखने में सक्षम नहीं होगा। हल्की हवा की तलवार जंगल में एक विशाल किरण की तरह चमक रही थी। एक पल में उसने सिल्वर धारीदार गोल्डन स्नेक को पकड़ लिया और उसके शरीर में उसके दिल के पास वार कर दिया। प्रकाश पवन तलवार की तीव्र गति के सामने सांप को प्रतिक्रिया करने का बिल्कुल भी समय नहीं मिला। तलवार आसानी से उसके नीचे और उसके हृदय में घुस गई। जब तलवार उसके दिल में घुसी तो चांदी की धारी वाला सुनहरा सांप आखिरी बार जोर से हिला, फिर रुक गया। एक तेज वीरान फुफकार के साथ जिसने आकाश को हिला दिया, वह बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ा। ओह! जियान चेन ने हवा की एक लंबी सांस छोड़ी। जो दिल पहले उसके गले में उछल गया था, वह आखिरकार शांत हो गया था, क्योंकि जियान चेन ने आखिरकार अपनी जान बचा ली थी। एक तेज धातु की आवाज सुनाई दी जब लाइट विंड स्वॉर्ड सिल्वर स्ट्राइप्ड गोल्डन स्नेक के शरीर से निकलकर आसमान में उड़ने लगी। फिर वह जियान चेन की ओर चमकी और वापस उसके दाहिने हाथ में आ गई। उसके हाथ में तलवार देखकर जियान चेन ने अपने दिल में खुशी को दबा लिया। वह तुरंत सिल्वर धारीदार सुनहरे सांप के शरीर की ओर भागा। उसे खुद को विषमुक्त करने के लिए खून को सोखने की जरूरत थी। उसे यह भी करना था क्योंकि जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला में हर पल की देरी से मौजूद अज्ञात खतरे में इजाफा हो रहा था। लगभग 50 मीटर लंबे सांप के शव की ओर कांपते हुए चलते हुए जियान चेन घुटनों के बल बैठ गया। सांप के शरीर के खून बह रहे हिस्से को पकड़कर अपने मुंह में ले लिया और बिना किसी हिचकिचाहट के खून चूसना शुरू कर दिया। गुडुंग गुडुंग। बिना रुके जियान चेन ने बड़े घूंटों में सांप का खून निगलना जारी रखा। वह सांप के खून के भीतर से विशेष ऊर्जा को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था, क्योंकि यह उसके पेट में प्रवेश कर रहा था। जहां भी यह खून बहता था, वहां धीरे धीरे फैलने वाला जहर तुरंत कम होने लगता था, क्योंकि खून ने तुरंत जहर का प्रतिकार किया और उसे ठीक कर दिया। अपने शरीर में परिवर्तन महसूस करते हुए जियान चेन ने और भी अधिक तेजी से सांप का खून पीना शुरू कर दिया, मानो वह कोई स्वादिष्ट व्यंजन हो जिसे वह तृप्त नहीं कर सकता था। अध्याय 92 दुर्भाग्य।
जब तक जियान चेन चांदी धारीदार सुनहरे सांप के ताज़ा खून से पूरी तरह से भर नहीं गया, वह सांप के खून की एक और बूंद पीने में असमर्थ था, तब उसने अंततः पीना बंद कर दिया। आह! जियान चेन ने अपना सिर पीछे की ओर झुकाया और एक आरामदायक आवाज निकाली, फिर सांस के लिए हौंफने लगा। उसके शरीर के अंदर सांप के खून से ऊर्जा की भारी मात्रा उसके पेट में जमा हो गई थी। अंत में ये बहुत धीमी गति से उसकी नसों में समाहित होने लगी और शरीर द्वारा अवशोषित हो गई। उसी समय उसके शरीर के बाएं हिस्से पर, जिसमें उसका कंधा भी शामिल था, जहां जहर था, पहले काली त्वचा का रंग तेजी से फीका पड़ रहा था और वापस सामान्य त्वचा का रंग हो रहा था। यद्यपि सिल्वर स्ट्राइप्ड गोल्डन स्नेक के जहर की विषाक्तता अतुलनीय रूप से तीव्र थी तथा केवल सांप के खून से ही इसका इलाज किया जा सकता था, फिर भी विषृण की यह प्रक्रिया भी अत्यंत तीव्र थी। कुछ ही समय बाद जियान चेन के शरीर के अंदर का जहर पूरी तरह से बाहर निकल गया। कंधे पर बचे 2 शुरुआती काटने के निशानों को छोड़कर उसके शरीर की त्वचा का रंग सामान्य हो गया था। ये देखकर कि उसका शरीर एक बार फिर स्वस्थ हो गया है, जियान चेन ने राहत की सांस ली। ये सौभाग्य की बात थी कि आखिरी क्षण में जब वह सिल्वर स्ट्राइप्ड गोल्डन स्नेक से लड़ रहा था तो वह उसे सफलतापूर्वक मारने में कामयाब रहा। अगर ऐसा नहीं होता तो भले ही उसके पास जहर के प्रसार को दबाने के लिए अस्थायी रूप से मदद करने के लिए लाइट सेंट फोर्स होता, वह 3 दिनों से ज्यादा नहीं जी पाता। आखिरकार वह लंबे समय तक लाइट सेंट फोर्स को बनाए रखने में सक्षम नहीं था, क्योंकि उसकी स्पिरिट का उपयोग करने में बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा खर्च होती थी। धीरे धीरे दोनों पैरों पर खड़े होकर जियान चेन ने अपने सामने फर्श पर लेटे सुनहरे रंग के सांप को उत्साह से देखा। तियान युआन महाद्वीप पर सिल्वर धारीदार सुनहरे सांप की आबादी 3 अंकों से अधिक नहीं थी, इसलिए इसे बहुत दुर्लभ प्रजाति कहा जा सकता है। इसके अलावा सिल्वर धारीदार सुनहरे सांप का शरीर एक बेहद कीमती वस्तु थी। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं थी, जबकि जहर की विषाक्तता बेजोड़ थी, इसका पूरा शरीर एक खजाना था। ऐसा कहा जाता था कि सांप का मांस न केवल किसी के जहर प्रतिरोध को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है, बल्कि किसी के आंतरिक शरीर को भी मजबूत कर सकता है। हालांकि यह सिल्वर धारीदार सुनहरे सांप की रक्षा जितना भयानक नहीं होगा, फिर भी ये किसी को पहले की तुलना में काफी मजबूत बना देगा। और सिल्वर स्ट्राइप्ड गोल्डन स्नेक के पित्त को एक अत्यंत उच्च श्रेणी का औषधीय घटक कहा जाता था, जो सिल्वर स्ट्राइप्ड गोल्डन स्नेक के रक्त के साथ एक विशेष विधि से परिष्कृत होने पर किसी व्यक्ति की विष प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकता था। यहाँ तक कि एक ऐसा शरीर बनाना भी संभव था जो हजारों विभिन्न प्रकार के जहरों के प्रति प्रतिरोधक हो, जब तक कि जहर की विषाक्तता सिल्वर स्ट्राइप्ड गोल्डन स्नेक या किसी अन्य ऐसे सांप से अधिक मजबूत न हो जो उतना ही भयानक हो। अन्य सभी मामलों में स्वर्ग के नीचे कोई भी जहर 10,000 प्रतिरक्षा के लिए खतरा पैदा नहीं करेगा। सिल्वर स्ट्राइप्ड गोल्डन स्नेक के नुकीले दांतों को एक बेहद भयावह हत्या के हथियार में भी संश्लेषित किया जा सकता है। जन्म से ही नुकीले दांतों को दिन रात घातक जहर में भिगोया जाता था, इस हद तक कि नुकीले दांतों की मूल गुणवत्ता धीरे धीरे विकसित हो गई थी। इस बिंदु तक जहर ने नुकीले दांतों को पूरी तरह से प्रदूषित कर दिया था, जिसे हटाया नहीं जा सकता था, और उन नुकीले दांतों के एक ही वार से किसी भी दुश्मन में सिल्वर स्ट्राइप्ड गोल्डन स्नेक का जहर घुस सकता था। अगर मारक के रूप में काम करने के लिए सिल्वर स्ट्राइप्ड गोल्डन स्नेक का खून नहीं था, तो जहर का इंजेक्शन लगाने वाले के लिए एकमात्र परिणाम मौत थी। इस प्रकार का जहर स्वर्ग के संत गुरुओं को भी जहर देने में सक्षम था। बेशक इस खास सिल्वर स्ट्राइप्ड गोल्डन स्नेक में इतना जहर नहीं था कि वह एक हेवन सेंट मास्टर को कुछ ही पल में मार सके, लेकिन यह इतना जहर था कि वे इससे पूरी तरह से छुटकारा नहीं पा सकते थे। अगर उन्हें इसका मारक नहीं मिला तो वे अंततः इस जहर से मर जाएंगे। सांप का खून जहर बहुत तेज होने के बावजूद इसकी विषाक्तता सीधे सिल्वर स्ट्राइप्ड गोल्डन स्नेक की ताकत से जुड़ी हुई थी। सांप जितना शक्तिशाली होता, उसका जहर उतना ही शक्तिशाली होता। अगर सिल्वर स्ट्राइप्ड गोल्डन स्नेक क्लास 6 मैजिकल बीस्ट की ताकत तक पहुंच जाता, तो उसका जहर निश्चित रूप से एक हेवन सेंट मास्टर को एक झटके में मार सकता था। सांप की खाल न केवल मुलायम थी, बल्कि यह बेहद टिकाऊ भी थी, जिससे कवच बनाने में यह बेहद मूल्यवान सामग्री बन गई। इससे इसका मूल्य अविश्वसनीय रूप से अधिक हो गया, और विष की थैली के संबंध में इसे अमूल्य माना जाता था। ये विष जब सही तरीके से परिष्कृत किया जाता है तो एक गंधहीन और रंगहीन प्रकार का जहर बन जाता है, जो किसी भी प्रकार के जहर का पता लगाने या लोगों की इंद्रियों को दरकिनार कर सकता है। इस जहर के साथ स्वर्ग के संत गुरुओं को भी मौत से बचना मुश्किल होगा, क्योंकि इसका एकमात्र इलाज सिल्वर स्ट्राइप्ड गोल्डन स्नेक का खून था। चांदी की धारी वाले सुनहरे सांप का जहर कई बार बाजार में आया, लेकिन हर बार विशेष उद्देश्य वाले लोगों ने इसे खरीदने के लिए ऊंची कीमतें चुकाईं। किताबों में सिल्वर स्ट्राइप्ड गोल्डन स्नेक से विभिन्न सामग्रियों के बारे में पढ़ी गई जानकारी को चुपचाप याद करते हुए जियान चेन खुद को उत्साहित महसूस करने से नहीं रोक सका।
जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला में प्रवेश करने के बाद से यह उसका सबसे बड़ा लाभ था। जियान चेन विशेष रूप से अधिकांश जहरों के प्रति प्रतिरोधी होने की क्षमता के लिए लुभाया गया था। बिना किसी हिचकिचाहट के जियान चेन ने सिल्वर स्ट्राइप्ड गोल्डन स्नेक के शरीर पर काम करना शुरू कर दिया। जब बात इस लाश की आई तो वह निश्चित रूप से इसे अनदेखा नहीं करने वाला था, जैसा कि उसने अन्य जादुई जानवरों के साथ किया था। थोड़ी ऊर्जा खर्च करने के बाद जियान चेन ने आखिरकार सांप के शरीर के बाकी हिस्सों को लंबी घास से बाहर निकाला और एक जगह पर रख दिया। तब तक जियान चेन को एहसास नहीं हुआ था कि यह सिल्वर स्ट्राइप्ड गोल्डन स्नेक वास्तव में 70 मीटर लंबा था। सिल्वर स्ट्राइप्ड गोल्डन स्नेक की ताकत उसकी लंबाई से निर्धारित की जा सकती है। क्लास 1 सिल्वर स्ट्राइप्ड गोल्डन स्नेक कम से कम 20 मीटर लंबा होता है। क्लास में हर वृद्धि के साथ इसकी लंबाई 20 मीटर बढ़ जाती है, जो क्लास 5 में अधिकतम 100 मीटर तक हो जाती है। कोई भी क्लास 6 सिल्वर स्ट्राइप्ड गोल्डन स्नेक या उससे ऊपर पहले से ही अपने शरीर के आयामों में स्वतंत्र रूप से हेरफेर करने में सक्षम होगा, इसलिए किसी को उसके शरीर की लंबाई के आधार पर रैंक करने की कोशिश करना बेकार था। इस सांप की लंबाई को देखकर ऐसा लग रहा था कि यह वर्ग 4 में पहुंचने वाला है। जियान चेन ने अपने गले में बंधी स्पेस रिंग निकाली जो उसे उसके पिता ने चांगयांग हवेली से विदा होने पर दी थी। स्पेस रिंग के भीतर की जगह स्पेस बेल्ट की तुलना में अतुलनीय रूप से बड़ी थी। अगर वह इस 70 मीटर लंबे सांप को दूर ले जाना चाहता था तो एकमात्र संभव उपाय था कि उसे स्टो करने के लिए स्पेस रिंग का इस्तेमाल किया जाए। स्पेस बेल्ट के पास शरीर को अपने छोटे से आंतरिक स्थान में स्टो करने का कोई तरीका नहीं था। लेकिन अगर जियान चेन 70 मीटर लंबे सिल्वर स्ट्राइप्ड गोल्डन स्नेक को अपने स्पेस रिंग में स्टो करना चाहता था तो यह आसान काम नहीं था। जैसे ही वह शुरू करने वाला था, अचानक उसका चेहरा बदल गया क्योंकि उसने अचानक अपना सिर घुमाया। जियान चेन जहां देख रहा था, उसने देखा कि कुछ लोगों की परछाइयां पत्तियों के बीच से बाहर निकल रही थीं। जैसे ही जियान चेन ने उन्हें देखा, उन्होंने उसी समय उसके अस्तित्व को खोज लिया। क्या भयानक किस्मत है, जियान चेन ने श्राप दिया। उसे डर था कि वह किसी मुसीबत में पड़ने वाला है। कुल 20 लोग थे जो अपनी पोशाक से भाड़े के सैनिक लग रहे थे। जिस क्षण उन्होंने जियान चेन को देखा, भाड़े के सैनिक थोड़े अचंभित हो गए। जियान चेन से सामना होने पर यह स्पष्ट था कि यह अप्रत्याशित था। हालांकि तुरंत बाद उनकी नज़र सिल्वर स्ट्राइप्ड गोल्डन स्नेक के कुंडलित शरीर पर पड़ी। अन्य भाड़े के सैनिकों के आगे आगे एक अधेड़ उम्र का आदमी चल रहा था जो लगभग 40 साल का लग रहा था। जब उसकी नज़र सिल्वर स्ट्राइप्ड गोल्डन स्नेक पर पड़ी तो उसका माथा थोड़ा सिकुड़ गया, जिससे उसके चेहरे पर गहरी सोच की अभिव्यक्ति दिखाई दी। फिर जैसे कि उसे कुछ याद आ रहा हो, उसकी आंखों में एहसास की चमक आ गई। एक पल में उसके पूरे चेहरे पर अत्यधिक खुशी का भाव छा गया। मानो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह जियान चेन के पीछे सांप के शरीर पर ध्यान केंद्रित करता रहा। वह चिल्लाया, सिल्वर स्ट्राइप्ड गोल्डन स्नेक! ये वास्तव में सिल्वर स्ट्राइप्ड गोल्डन स्नेक है। भाड़े के सैनिक के शब्दों ने उसके पीछे खड़े हर दूसरे सैनिक को स्तब्ध कर दिया, मानो उन्होंने पहले कभी ऐसे जादुई जानवर के बारे में नहीं सुना था। कुछ ही समय बाद सिल्वर धारीदार सुनहरे सांप के बारे में उनकी यादें उनके दिमाग में वापस आ गईं, जिससे उनके चेहरे एक एक करके बदल गए। जब उन्होंने जियान चेन के पीछे सांप की लाश को देखा और उसका मूल्यांकन किया तो उनके चेहरे पर आश्चर्य और संदेह के भाव उभर आए। करीब से निरीक्षण करने के बाद आश्चर्य की और भी चीखें हवा में गूंजने लगी, जिन्हें वे दबा नहीं पाए। तो यह चांदी धारी वाला सुनहरा सांप है। ये वास्तव में सिल्वर स्ट्राइप्ड गोल्डन स्नेक है। ये बिल्कुल वैसा ही दिखता है जैसा कि अफवाहों में इसका वर्णन किया गया है। मैंने सोचा भी नहीं था कि हमें यहाँ चांदी की धारी वाला सुनहरा सांप मिलेगा। हम अमीर हैं। भाड़े के सैनिकों के मुंह से तरह तरह की हैरानी भरी टिप्पणियां निकल रही थीं, क्योंकि उनकी आंखें चांदी की धारी वाले सुनहरे सांप को देखकर गर्म होने लगी थीं। उनकी आंखों में लालच की लालच उनके चेहरों पर साफ झलक रही थी। उन्होंने इसे छिपाने की कोशिश नहीं की। जियान चेन ने खुद को ही आह भरी। उसने नहीं सोचा था कि ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना ऐसे महत्वपूर्ण समय पर घटित होगी। ये निश्चित रूप से आखिरी चीज थी जो वह चाहता था। यह अफसोस की बात थी कि भाग्य ने वैसा नहीं किया जैसा वह चाहता था। जल्दी से अपना स्पेस रिंग छुपाते हुए उसकी लाइट विंड स्वॉर्ड की चांदी की चमक एक बार फिर उसके हाथ में दिखाई दी। बिना किसी हिचकिचाहट के वह भाड़े के सैनिकों के समूह की ओर बढ़ते हुए धुंधलेपन में गायब हो गया। उसके सामने खड़े लोगों ने पहले ही सिल्वर स्ट्राइप्ड गोल्डन स्नेक और उसकी कीमत पहचान ली थी। आगे और सोचने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि जियान चेन जानता था कि ये भाड़े के सैनिक किसी भी तरह से उससे शव छीनने की कोशिश करेंगे। निश्चित रूप से बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं थी।
जियान चेन ने एक झटके में उनके बीच 30 मीटर की दूरी पार कर ली। लाइट विंड स्वॉर्ड ने तुरंत हमला कर दिया। तुम आ गए। अच्छा। मध्यम आयु वर्ग का वह व्यक्ति जो नेता था बिल्कुल भी कमजोर नहीं था और अपने होश में वापस आ गया। एक ठंडे भाव ने उसकी पिछली खुशी को छीन लिया जब उसने जियान चेन को घूरते हुए व्यंग्य करते हुए अपने हाथ में एक बड़ी तलवार उठाई। एक ही झटके में उसने हमलावर जियान चेन पर वार किया। जैसे ही अधेड़ उम्र के आदमी की तलवार जियान चेन पर वार करने वाली थी, जियान चेन की दिशा अचानक बदल गई। उसने तलवार को चकमा दिया और अधेड़ उम्र के आदमी के चारों ओर घूम गया और उस आदमी के ठीक पीछे खड़े भाड़े के सैनिकों के समूह पर हमला कर दिया। अध्याय 93 हत्या करके चुप कराना। जियान चेन को इतनी तेज गति से अपनी ओर आते देख सभी भाड़े के सैनिकों को होश आ गया और उन्होंने उस पर हमला करने की तैयारी में अपने संत हथियारों को बुलाया। जियान चेन उनसे उलझना नहीं चाहता था, इसलिए सीधे वार झेलने के बजाय उसने उनके हमलों को चकमा दिया और जल्दी से उनके बगल में चला गया। एक पल में उसकी तलवार ने दो भाड़े के सैनिकों की गर्दन काट दी। जैसे ही चांदी की रोशनी गायब हुई, दोनों भाड़े के सैनिक कठोर हो गए क्योंकि उनकी आंखों की रोशनी धीरे धीरे फीकी पड़ गई। उनकी गर्दन से धीरे धीरे खून की धार बहने लगी जिसे हर कोई देख सकता था। अगले ही पल अचानक उनके घावों से खून बहने लगा और शरीर धीरे धीरे जमीन पर गिरने लगे। बिना धीमे हुए जियान चेन ने दो शवों को पार किया और पलक झपकते ही सबसे पीछे वाले भाड़े के सैनिकों पर हमला कर दिया। ये समूह में सबसे कमजोर थे और इसलिए जियान चेन के पहले लक्ष्य थे। हालांकि कुल मिलाकर लगभग 20 भाड़े के सैनिक थे, उनमें से अधिकांश केवल संत और महान संत थे। केवल पहला मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति और एक अन्य संत मास्टर थे। गहन कदमों का उपयोग करते हुए जियान चेन तुरंत समूह के पीछे चमक गया। उसकी हल्की पवन तलवार चमक उठी क्योंकि भाड़े के सैनिक उसके ब्लेड पर गिरते रहे। भाड़े के सैनिक जो केवल संत थे, वे इस तरह के तेज हमले के खिलाफ कुछ भी करने में असमर्थ थे। चूंकि वे बिल्कुल भी प्रतिक्रिया करने में असमर्थ थे, इसलिए उनके पास प्रतिरोध करने का कोई तरीका नहीं था। सांस लेने में लगने वाले समय में ही संत स्तर के भाड़े के सैनिक जियान चेन की तलवार से मर चुके थे। शेष लोग जो महान संत स्तर या उससे ऊपर के थे, वे पहले से ही जियान चेन के खिलाफ बचाव के लिए खुद को तैयार करना शुरू कर चुके थे। सभी कमजोर संतों को मारने के बाद भी जियान चेन ने बिल्कुल भी रुका नहीं। लाइट विंड स्वॉर्ड चांदी की बिजली की चमक में बदल गया जब उसने अपने बगल में खड़े महान संत भाड़े के सैनिकों में से एक पर वार किया। अपने ऊपर इतना तेज हमला होते देख भाड़े के सिपाही का चेहरा तुरंत बदल गया। चूंकि उसके पास बचने का कोई समय नहीं था, इसलिए वह बस अपनी कुल्हाड़ी को आगे की ओर उछाल सकता था। लेकिन जियान चेन की हल्की पवन तलवार एक सांप की तरह थी। एक ही हरकत से इसकी दिशा अचानक कम हो गई और भाड़े के सैनिक के गले पर निशाना लगाने से उसके दिल पर निशाना लगाने लगी। पफट। इस बार महान संत भाड़े का सिपाही प्रतिक्रिया करने में सक्षम नहीं था। चांदी की धार जो कि लाइट विंड स्वॉर्ड थी, उस आदमी की छाती के बाएं हिस्से में गहराई से धंस गई, सीधे उसके दिल को छेदती हुई। जैसे ही तलवार अंदर घुसी, तुरंत ही तलवार उस आदमी के सीने से बाहर खींच ली गई। फिर जियान चेन ने आगे बढ़कर दूसरे भाड़े के सैनिकों पर भयंकर हमला करना शुरू कर दिया। अपने साथियों को अपनी आंखों के सामने इतनी जल्दी मरता देख शेष सभी सैनिक क्रोध और सदमे से चिल्ला उठे। कमीने, जा मर, हमारे साथियों की जान लौटा दो। शेष महान संत भाड़े के सैनिकों ने एकजुट होकर अपने संत हथियार उठाए और विभिन्न दिशाओं से जियान चेन पर हमला किया तथा जियान चेन के भागने के सभी संभावित मार्गों को बंद कर दिया। जियान चेन ने अपनी तलवार को इस तरह घुमाया कि उसके पीछे चांदी का अर्धचंद्राकार निशान बन गया। बिजली की तरह तलवार ने अन्य महान संतों को छेद दिया। डिंग डिंग डिंग। उस क्षण में जियान चेन की तलवार ने भाड़े के सैनिकों के 3 पवित्र हथियारों पर तेजी से वार किया। प्रत्येक टक्कर के साथ एक धातु की आवाज गूंजी, लेकिन जियान चेन इतनी तेजी से तलवार घुमा रहा था कि अलग अलग हथियारों में अंतर करना मुश्किल था, क्योंकि आवाज एक ही जोरदार टक्कर की तरह थी। जिस क्षण प्रकाश पवन तलवार ने संपर्क बनाया, बड़ी मात्रा में बल भाड़े के सैनिकों के संत हथियारों के माध्यम से वापस प्रेषित किया गया। प्रतिक्रिया को अपने पास वापस आते हुए महसूस करते हुए भाड़े के सैनिकों के चेहरे बदल गए। अपने शरीर को नियंत्रित करने में असमर्थ वे कुछ कदम पीछे हटने को मजबूर हो गए। उनमें से किसी ने भी नहीं सोचा था कि इतनी पतली तलवार में ऐसी शक्ति होगी जो निश्चित रूप से किसी भी अन्य की तुलना में कम नहीं होगी। उस पल में प्रकाश की चमक हत्या के इरादे से चमक उठी। अस्थायी पक्षाघात से पीड़ित लोगों द्वारा दिए गए अवसर का उपयोग करते हुए जियान चेन ने स्थिर भाड़े के सैनिक के पास पहुंच गया। लाइट विंड स्वॉर्ड तलवार क्यूई की एक घनी परत से ढक गई
और ये तेजी से भाड़े के सैनिक की गर्दन की ओर बढ़ी। इतनी तेज तलवार का सामना करते हुए भाड़े का सिपाही अपने पैरों को ठीक से नहीं संभाल पाया और किसी भी तरह का प्रतिरोध नहीं कर सका। अपने अंतिम क्षण में हल्की हवा की तलवार को अपने गले में गहराई से घुसते देख उसके चेहरे पर सदमे और गुस्से का भाव था। ताज़ा खून अचानक छेद से सीधे फूट पड़ा, जिसने जियान चेन को पूरी तरह से ढक दिया, क्योंकि तलवार पूरी तरह से शरीर के माध्यम से और घाव से बाहर धकेल दी गई थी। ठीक इसी समय एक तेज आंधी ने जियान चेन पर पीछे से हमला किया। जियान चेन की आंखें चमक उठी और उसने तुरंत अपनी तलवार उस भाड़े के सैनिक की गर्दन से खींच ली जिसे उसने अभी अभी मारा था। जियान चेन अपनी तलवार क्यूई से बढ़ी हुई लाइट विंड तलवार के साथ घूमा और जल्दी से अपनी तलवार को अपने पीछे फेंक दिया जैसे कि चांदी सफेद बिजली चमक रही हो। क्लैंग! दोनों अंगुल चौड़ी तलवारें हवा में 3 इंच चौड़ी तलवार से टकरा गईं। न तो सेंट वेपन ने एक दूसरे को पीछे धकेला और दोनों एक गतिरोध जैसी स्थिति में फंस गए। हालांकि किसी ने यह नहीं देखा था कि जिस क्षण तलवारें टकराई थी उसके बाद जियान चेन का दाहिना हाथ 2 बार हिल गया था। जियान चेन की आंखें ऊपर की ओर घूमकर उस महान तलवार के मालिक की ओर ठंडे भाव से देखने लगी। ये वही अधेड़ उम्र का भाड़े का सिपाही था जिसने पहले बात की थी। वह आदमी उसे बहुत उदास भाव से देख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में तीव्र हत्या की मंशा भरी हुई थी। हाँ, अधेड़ उम्र का आदमी गुस्से से चिल्लाया, उसकी आंखों में खून की प्यास चमक रही थी। उसने अपना बायां हाथ मुट्ठी में बांध लिया और उसे जियान चेन की ओर बढ़ाया, जिससे उसके साथ एक कड़वी ठंडी हवा भी आई। जियान चेन की आंखों में ठंडक चमक रही थी और वह उपहास कर रहा था। अधेड़ उम्र के आदमी की मजबूत मुट्ठी के सामने वह भाग नहीं सकता था, इसके बजाय जियान चेन बिना किसी डर के अपनी मुट्ठी ऊपर उठाएगा। टकराना! मुट्ठियां एक दूसरे से जोर से टकराईं। संपर्क के क्षण में दोनों के बीच से एक शक्तिशाली शॉक वेव निकली और सभी दिशाओं में सब कुछ प्रभावित हुआ। ताकत के इस लगभग अदृश्य बल के तहत दोनों लड़ाकों के आसपास के पेड़ हिलने लगे। यहां तक कि आसपास की कुछ घास फूस भी तुरंत जमीन पर गिर गई। जहां तक दोनों लड़ाकों की बात है, उनके वार की ताकत ने एक शक्तिशाली आफ्टरशॉक पैदा किया जिससे दोनों को कुछ कदम पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। अंत में 10 मीटर की दूरी पर योद्धा प्रतिद्वंद्वी की प्रतीक्षा करते हुए आगे पीछे झूल रहा था। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने जियान चेन को तीव्र दृष्टि से देखा। नौजवान, तुम काफी तेज हो, मुझे तुम्हें निपटाने में बहुत खुशी होगी। शेष महान संत भाड़े के सैनिक अधेड़ उम्र के आदमी के पीछे इकट्ठा होने लगे। उनमें से हर एक ने गुस्से से भरी नजर से जियान चेन पर झपट्टा मारा। जियान चेन ने बिना कुछ कहे भाड़े के सैनिकों के समूह को ठंडे अंदाज में देखा। चूंकि सिल्वर स्ट्राइप्ड गोल्डन स्नेक अब उनके द्वारा खोज लिया गया था, इसलिए जियान चेन के पास उन्हें चुप कराने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। अपनी पिछली दुनिया के अनुभवों के साथ जियान चेन कोई नया अनुभवहीन युवक नहीं था। वह जानता था कि अगर सिल्वर स्ट्राइप्ड गोल्डन स्नेक के बारे में खबर लीक हो गई तो यह उसके लिए अंतहीन परेशानी लेकर आएगा, क्योंकि सांप मुनाफे का एक बहुत ही कीमती स्रोत था। सिल्वर स्ट्राइप्ड गोल्डन स्नेक को पाने के लिए कई बड़े अमीर कबीले युद्ध में उतर जाएंगे। अगर वह उन कबीलों से मिलता तो ये हुआयू संप्रदाय के साथ उसकी मौजूदा परेशानियों से भी बदतर होता, इसलिए ये कुछ ऐसा था जिससे जियान चेन हर कीमत पर बचना चाहता था। इस प्रकार इस मौके का फायदा उठाते हुए जियान चेन निश्चित रूप से अफवाहों को शुरू होने से पहले ही रोकने के लिए यहां भाड़े के सैनिकों को मारना चाहता था। समूह में अधेड़ उम्र के संत मास्टर के अलावा सिर्फ 11 भाड़े के सैनिक बचे थे। एक और आदमी जो 30 साल का लग रहा था, उसके पास भी संत मास्टर जितनी ताकत थी। इस भाड़े के सैनिकों के समूह में सिर्फ 30 साल का आदमी और अधेड़ उम्र का आदमी ही था जो जियान चेन को धमका सकता था। ये देखकर कि जियान चेन चुप था, अधेड़ उम्र का आदमी जोर से बोला, मेरे साथी भाइयों, मेरे साथ हमला करो। अगर हम उसे मार देते हैं तो न केवल हमारे मृत साथियों का बदला लिया जाएगा, बल्कि वह सिल्वर धारीदार सुनहरा सांप भी हमारा हो जाएगा। अगर हम उस सिल्वर धारीदार सुनहरे सांप को ले जा सकते हैं तो हमें मुनाफा कमाने के लिए जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला में अपनी जान जोखिम में नहीं डालनी पड़ेगी। ऐसा कहते हुए मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति जियान चेन की ओर बढ़ा तथा बाकी सैनिक भी उसके पीछे पीछे चल पड़े। जियान चेन ने फिर भी कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके दिल में लड़ने की भावना अनजाने में ही चरम पर पहुंच गई थी। लाइट विंड स्वॉर्ड को उठाते हुए जियान चेन ने अपने गहन कदमों को सक्रिय किया और भाड़े के सैनिकों के समूह की ओर उड़ गया। हाँ, हमलावर जियान चेन को देखकर अधेड़ उम्र के आदमी की आंखों में हत्या की मंशा साफ झलक रही थी। उसने अपनी बड़ी तलवार को हवा में ऊपर उठाया ताकि बाद में जियान चेन के सिर को 2 टुकड़ों में काट सके। जियान चेन ने एक बार फिर व्यंग्य किया, उसे उस अधेड़ उम्र के आदमी से मिलने की कोई इच्छा नहीं थी।
अपना रास्ता बदलते हुए वह उस आदमी के पास से निकल गया और कमजोर भाड़े के सैनिकों से लड़ने के लिए आगे बढ़ गया। लेकिन अधेड़ उम्र का आदमी पहले भी इसी रणनीति से नुकसान उठा चुका था। वह केवल ये देख सकता था कि विशाल तलवार अचानक हवा में अपने कोण बदल लेती है, क्योंकि रास्ता केवल क्रूर बल से बदला जा रहा था। इसके बाद विशाल तलवार जियान चेन के पीछे चली गई, उसकी छाया को पार कर गई, फिर जियान चेन की ओर क्षैतिज रूप से वार करना जारी रखा। ये बड़ी तलवार निश्चित रूप से तेज भी थी। जैसे ही यह जियान चेन की पीठ की ओर बढ़ी, इसने हवा का एक तेज झोंका लाया जिसने तुरंत बिना किसी रुकावट के जियान चेन की कमर को चीर दिया। हालांकि अधेड़ उम्र के आदमी के चेहरे पर मुस्कान के कोई निशान नहीं थे। इसके बजाय उसकी नजरें सख्त हो गईं, क्योंकि उसने महसूस किया कि जियान चेन का शरीर धीरे धीरे गायब हो गया। आईने की छवि, उसने गुर्राहट के साथ कहा। अध्याय 94, सभी का विनाश। अधेड़ उम्र के आदमी की बड़ी तलवार से बचते हुए जियान चेन अपनी लाइट विंड स्वॉर्ड के साथ दूसरे भाड़े के सैनिकों के सामने आया और लगातार कई बार वार किया। उसी समय भाड़े के सैनिकों ने एक के बाद एक अपने संत हथियार उठाए और उस पर वार किया। डिंग डिंग डिंग, कई हथियारों के टकराने की आवाज सुनी जा सकती थी। कुछ ही पलों में जियान चेन ने अकल्पनीय रूप से तेज गति का इस्तेमाल करके दर्जनों बार वार किया, जिससे भाड़े के सैनिकों ने उन पर हमला करने वाले सेंट वेपन्स को उनके मूल प्रक्षेप पथ से भटका दिया। इसके बाद जियान चेन की हरकतों में कोई हिचकिचाहट नहीं थी, क्योंकि उसके हाथ में मौजूद लाइट विंड स्वॉर्ड से एक स्पष्ट तलवार की चमक निकल रही थी। उस पल का फायदा उठाते हुए जब भाड़े के सैनिक अपने हाथों में मौजूद सेंट वेपन्स को वापस नियंत्रण में लाने की कोशिश कर रहे थे, लाइट विंड स्वॉर्ड एक बार फिर दर्जनों चांदी जैसी सफेद चमक में बदल गई, जो बाहर की ओर छेद कर रही थी। पफ पफ पफ, उस क्षण में जियान चेन की हल्की पवन तलवार ने 3 बार वार किया। प्रत्येक वार ने 3 अलग अलग भाड़े के सैनिकों के गले पर सटीक वार किया। उनके शरीर तुरंत अकड़ गए, क्योंकि उनके गले से खून बहने लगा, उनकी गर्दन लाल हो गई। धीरे धीरे उनके शरीर जमीन पर गिर गए। उस समय एक तेज आवाज हवा में गूंजी, जिसमें बहुत ज्यादा ताकत थी। अचानक कहीं से आई इस ताकत को महसूस करते हुए जियान चेन तुरंत पलटा और 2 मीटर की दूरी पर किनारे की ओर खिसक गया। लेकिन इससे पहले कि जियान चेन सुरक्षित रूप से किनारे पर पहुंच पाता, हवा का एक और झोंका जियान चेन की ओर आया और पलक झपकते ही उसके ठीक सामने आ गया। जियान चेन के चेहरे पर कोई परिवर्तन नहीं आया, क्योंकि वह सामने से हो रहे हमले को रोकने के लिए अपनी हल्की पवन तलवार लेकर आया था। क्लैंग, एक विशाल तलवार ने जियान चेन की हल्की पवन तलवार पर जोरदार प्रहार किया, जिसके कारण जियान चेन अनियंत्रित होकर कुछ मीटर पीछे उड़ गया। फुट, जैसे ही जियान चेन हवा में उड़ा, एक लंबे चांदी के भाले ने कान फाड़ देने वाली सीटी के साथ जियान चेन के दिल का पीछा किया। यह महसूस करते हुए कि चांदी के भाले में बहुत अधिक मात्रा में संत बल था, जियान चेन गंभीर हो गया, क्योंकि उसने देखा कि दूसरे संत मास्टर ने अंततः कार्रवाई की थी। जियान चेन ने जमीन पर जोरदार तरीके से पैर पटका और एक गहरा पदचिह्न छोड़ते हुए उसने बलपूर्वक अपने शरीर को लगातार पीछे की ओर जाने से रोक दिया। उसका दाहिना हाथ कांप उठा जब उसकी हल्की पवन तलवार ने बिना किसी डर के उसके सामने भाले पर वार किया। डिंग, हल्की हवा वाली तलवार और भाले की नोकें हवा में एक दूसरे से टकरा गईं। ये देखकर जियान चेन की आंखें ठंडी चमक उठी, क्योंकि तलवार की क्यूई की एक तीव्र मात्रा उसकी तलवार से निकल गई। ये भाले के माध्यम से 30 वर्षीय व्यक्ति की ओर प्रसारित हुई। जियान चेन की योजना को समझते हुए 30 वर्षीय व्यक्ति ने उपहास किया। इसके बाद उसके शरीर से सेंट फोर्स की एक बड़ी मात्रा बह निकली, जो भाले के साथ लाइट विंड स्वॉर्ड की ओर बढ़ रही थी। इसने भाले में जियान चेन की तलवार क्यूई को और आगे बढ़ने से रोक दिया। इसके तुरंत बाद तलवार क्यूई ने सेंट फोर्स की बाढ़ से टकराने के कारण आगे बढ़ना बंद कर दिया, जो एक सरपट दौड़ते जंगली घोड़े की तरह आगे बढ़ रही थी। इसने उसकी आगे बढ़ने की गति को कमजोर कर दिया। जियान चेन की आंखें खतरनाक तरीके से चमक उठी, क्योंकि उसने उस आदमी से लड़ने के लिए अपनी ऊर्जा की मात्रा बढ़ानी शुरू कर दी थी। तुरंत ही तलवार क्यूई की एक तीव्र मात्रा बाहर की ओर बढ़ी, जो बिना किसी डर के दूसरे आदमी की संत शक्ति के खिलाफ टूट पड़ी। टकराना, जैसे ही जियान चेन की अनोखी तलवार क्यूई ने दूसरे भाड़े के सैनिक की संत शक्ति के साथ संपर्क बनाया, एक जोरदार विस्फोट हुआ। संपर्क से ऊर्जा बाहर की ओर फट गई, जिसका केंद्र बिंदु टकराने वाले संत हथियार थे। शॉक वेव के कारण दोनों लड़ाके पीछे की ओर उड़ गए। उनके हर कदम के साथ भाड़े के सैनिक ने जमीन पर भारी कदमों से एक गहरा निशान छोड़ा। हालांकि जियान चेन का शरीर अतुलनीय रूप से फुर्तीला दिख रहा था। जैसे ही उसके पैर की उंगलियां जमीन से हल्के से टकराईं, वह पल भर के लिए डगमगाया और फिर जल्दी से पीछे की ओर जाने वाली गति को झटक दिया।
हालांकि जैसे ही जियान चेन ने अपने शरीर को स्थिर किया, एक भयंकर शक्ति उसके पीछे से आए और पलक झपकते ही उसके शरीर के पास आ गई। जियान चेन का चेहरा थोड़ा बदल गया। उस भाड़े के सैनिक के साथ हाल ही में हुई मुठभेड़ में उसने बहुत सारी ऊर्जा खर्च कर दी थी। इस समय उसके पास कुछ ताकत की कमी थी और वह अपने पीछे से अविश्वसनीय रूप से मजबूत सेंट मास्टर के हमले का विरोध करने के लिए पर्याप्त सेंट फोर्स इकट्ठा करने में असमर्थ था। हताशा के एक पल में जियान चेन बचने के लिए जमीन पर लुढ़क गया, लेकिन फिर भी बड़ी तलवार ने उसकी पीठ पर एक घाव कर दिया था, इतना गहरा कि हड्डी भी दिखाई दे रही थी। हाँ, ये देखकर कि अब उसका पलड़ा भारी था, उसने जियान चेन पर वार करने के लिए एक बार फिर निर्दयता से अपनी तलवार उठाए। अपनी पीठ में जलन महसूस करते हुए जियान चेन ने अपने होंठ काटे, क्योंकि उसका बायां हाथ जमीन पर लगा था। उसका पूरा शरीर तुरंत ऊपर की ओर उड़ गया। फिर उसका शरीर थोड़ा सा बगल की ओर मुड़ गया और वह मुश्किल से उस आदमी के दूसरे तलवार के वार से बाल बाल बच गया। हालांकि उसकी हल्की हवा वाली तलवार बिजली की तरह चमक उठी और वह बहुत तेज गति से उस बूढ़े भाड़े के सैनिक की ओर बढ़ गई। बूढ़ा आदमी घबरा गया। चूंकि उसने अभी अभी अपना संत हथियार घुमाया था, इसलिए उसे वापस खींचकर खुद का बचाव करने में बहुत देर हो चुकी थी। हताश स्थिति से मजबूर होकर आदमी ने अपने सिर को थोड़ा झुकाया ताकि उसके गले की ओर बढ़ रही तलवार से बच सके। हालांकि घातक वार से बचने के बावजूद तलवार ने अभी भी उसकी गर्दन पर एक छोटा सा निशान छोड़ दिया था, जिससे खून टपक रहा था। एक गंभीर मुस्कान के साथ जियान चेन ने अपनी कलाई को मोड़ दिया ताकि उसकी हल्की पवन तलवार एक बार फिर दूसरे आदमी की गर्दन पर वार कर सके, इससे पहले कि वह आदमी कोई प्रतिक्रिया भी कर सके। जैसे ही चांदी की प्रकाशयुक्त पवन तलवार उस आदमी की गर्दन पर चमकी, उसका चेहरा कठोर हो गया और उसकी गर्दन से रक्त की छोटी छोटी लहरें निकलने लगीं। तुम उस आदमी की आंखें चौड़ी हो गईं और वह अविश्वास से जियान चेन को देखने लगा। उसने अपना हाथ उठाने की कोशिश की, उंगली धीरे धीरे हिल रही थी और जियान चेन की ओर इशारा कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसकी गर्दन पर घाव ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। अंत में वह आदमी बिना कुछ कहे जमीन पर गिर पड़ा। मृत व्यक्ति को देखकर शेष बचे सैनिकों को बहुत गहरा सदमा लगा। वे अत्यंत भय के भाव से जियान चेन को देखने लगे। अधेड़ उम्र के व्यक्ति को मारने के बाद जियान चेन ने बाकी भाड़े के सैनिकों को सांस लेने का भी मौका नहीं दिया। अपनी हल्की हवा वाली तलवार के साथ वह बचे हुए लोगों की ओर भागने लगा। जियान चेन को आते देख सेंट मास्टर का एकमात्र बचा हुआ भाला उसे रोकने के लिए आगे बढ़ा। एक झटके के साथ उसका लंबा भाला तुरंत गायब हो गया और जियान चेन की ओर धुंधले रूप में फिर से प्रकट हुआ। अन्य महान संत भाड़े के सैनिक मध्यम आयु वर्ग के संत मास्टर की मृत्यु से भयभीत थे और आगे बढ़ने से डरते थे। पीछे हटने का विचार उनके दिलों में पहले से ही बैठ चुका था। यदि अन्य संत मास्टर स्तर के भाड़े के सैनिक न होते तो वे बहुत पहले ही भाग चुके होते। डिंग डिंग डिंग, पूरे जंगल में टकराव की आवाजें गूंजने लगी, क्योंकि जियान चेन और 30 वर्षीय भाड़े के सैनिक ने एक पल में बिजली की गति से 1 दर्जन वार किए। अब जब कोई बाहरी कारक नहीं थे तो जियान चेन की तलवार क्यूई ने उसे तुरंत लाभ उठाने में मदद की और दूसरे व्यक्ति को पूरी तरह से दबा दिया। पलक झपकते ही युवक को रक्षात्मक होने के लिए मजबूर होना पड़ा। चूंकि जियान चेन की तलवारबाजी बहुत तेज थी, इसलिए 30 वर्षीय भाड़े के सैनिक ने हमला करने की हिम्मत नहीं की। इसके बजाय वह जियान चेन की हरकतों पर प्रतिक्रिया करते हुए खुद का बचाव करता रहा। उसे डर था कि अगर उसने हमला करने की कोशिश की तो जियान चेन उस पल का फायदा उठाकर उसे मार डालेगा, इससे पहले कि वह हमला पूरा भी कर सके। इतना ही नहीं, जियान चेन उससे बहुत करीब से लड़ रहा था। 30 वर्षीय भाड़े का सिपाही इतनी कम दूरी पर अपने लंबे भाले की असली ताकत नहीं दिखा पाया, इसलिए उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका एक हाथ उसकी पीठ के पीछे बंधा हुआ है। महान संत का स्तर प्राप्त करने के बाद जियान चेन की युद्ध शक्ति कई गुना बेहतर हो गई थी। इसलिए अपनी वर्तमान शक्ति के साथ वह अपने से उच्च स्तर के लोगों के साथ बराबरी से मुकाबला कर सकता था। 1 दर्जन से ज्यादा तेज वार के बाद दोनों को आखिरकार अलग कर दिया गया। हालांकि 30 वर्षीय व्यक्ति की हालत बहुत खराब लग रही थी, क्योंकि उसके कपड़े इस समय तक पूरी तरह से खराब हो चुके थे। उसके शरीर के कुछ हिस्सों पर गहरे घाव थे और यहां तक कि उसकी गर्दन पर भी एक पतली सी रेखा थी, जहां से जियान चेन ने त्वचा की पहली परत को मुश्किल से काटा था। जियान चेन की बात करें तो उसकी पीठ पर एक घाव के अलावा वह बहुत अलग नहीं दिख रहा था। एकमात्र बदलाव ये था कि उसका चेहरा पीला पड़ गया था। जियान चेन को कठोर चेहरे से घूरते हुए 30 वर्षीय भाड़े के सैनिक ने कहा, दुश्मन बहुत ताकतवर है। मैं उसे रोक दूंगा जबकि बाकी सब भाग जाएंगे।
जियान चेन से लड़ने के बाद 30 वर्षीय भाड़े के सैनिक को पता था कि जियान चेन कितना तेज और ताकतवर था। भाड़े के सैनिक के दिल में वह जानता था कि यह संभव है कि वह यहां से जिंदा न निकल पाए, इसलिए उसे अपने लिए सबसे खराब कार्रवाई की योजना बनानी पड़ी। सिल्वर स्ट्राइप्ड गोल्डन स्नेक के साथ हुई स्थिति के बारे में उसे अपने दिल में एक और बात का एहसास हुआ था। इस मामले को गुप्त रखने के लिए जियान चेन निश्चित रूप से इस जगह से जाने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति को मार देगा। वह किसी को भी स्थिति के बारे में विस्तार से बताने नहीं देगा। अगर यह भाड़े का सिपाही होता जो इस स्थिति में होता तो वह भी यही करता। तियान युआन महाद्वीप के अस्तित्व के लिए यही नियम था, सब कुछ मुट्ठी से तय होता था। जो सबसे मजबूत होता था वही अंत में हंसता था। ये शब्द सुनकर बचे हुए सभी सैनिक थोड़ा चौंके, फिर तुरंत ही उस क्षेत्र से सभी दिशाओं में भागने लगे। सभी भाड़े के सैनिकों को भागते देख जियान चेन का चेहरा काला पड़ गया। उसने जल्दी से उस आदमी को मारने की कोशिश में अपनी तलवार से वार किया। 30 वर्षीय भाड़े के सिपाही ने बिना किसी डर के जियान चेन की ओर बढ़ते हुए युद्ध की पुकार लगाई। जियान चेन ने जिस गति से प्रदर्शन किया उससे वह आदमी जानता था कि उसके यहां से जीवित निकलने की संभावना नहीं है। सबके साथ मरने के बजाय उसने फैसला किया था कि अपने जीवन का उपयोग दूसरों के लिए कुछ समय निकालने में करना बेहतर है। एक बार सिल्वर स्ट्राइप्ड गोल्डन स्नेक की खबर लीक हो जाने के बाद उसका बदला लेने वालों की कोई कमी नहीं होगी। डिंग! लाइट विंड स्वॉर्ड एक बार फिर लंबे भाले से टकराए, जिससे दोनों के बीच चिंगारियां निकलने लगीं। फिर 30 वर्षीय भाड़े के सैनिक के नियंत्रण में तलवार भाले के ऊपर पलट गई और तुरंत हवा में उड़ गई, क्योंकि उसने सहज ज्ञान पर एक चाल चली। ये सुनकर वह आदमी हैरानी से देखने लगा, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी की झलक दिखाई दी और उसने तुरंत भाले को जियान चेन के गले की ओर मोड़ दिया। जियान चेन ने तिरस्कार में मुस्कुराया, क्योंकि उसकी हथेलियां अचानक बहुत मजबूत सेंट फोर्स से भर गईं। दोनों हथेलियां धुंधली हो गईं और उसके हाथ धुंधले हो गए, क्योंकि वे भाले के शाफ्ट को कसकर पकड़ने के लिए बाहर निकले। उसी समय हवा में उछाली गई हल्की पवन तलवार अचानक रुक गई, क्योंकि इसने तलवार क्यूई का एक आवरण बनाना शुरू कर दिया जिसने तलवार को घेर लिया। एक बड़ी चमक के साथ हल्की पवन तलवार हवा में तेजी से चली, जैसे कि प्रकाश की एक चमक। ऐसा लग रहा था जैसे कि यह हवा में एक जगह काट सकती है। कान को चीर देने वाली सीटी के साथ तलवार आदमी के गले में घुस गई और पास के जंगल के इलाके में गायब हो गई। आह! आह! अचानक जंगल के भीतर से कुछ लोगों की तेज चीखें सुनाई देने लगीं। आत्मा तलवार जियान चेन का आखिरी सहारा था। जब तक कि यह अंतिम क्षण न हो, जियान चेन इसे आसानी से इस्तेमाल नहीं करेगा। अध्याय 95 दयनीय लाभ। आत्मा तलवार का उपयोग करके जियान चेन ने संत मास्टर को चौंका दिया और उसे मार डाला। अन्य भाड़े के सैनिक जो बचने के लिए सभी दिशाओं में भाग गए थे, एक के बाद एक जियान चेन की तलवार से गिर गए थे। तलवार की चांदी की चमक चमक उठी और वह जियान चेन की ओर बढ़ी। उसने अपना हाथ हवा में उठाया और तलवार तुरंत उसके हाथों में अपनी सही जगह पर आ गई। जैसे ही तलवार उसकी हथेलियों में लगी, तलवार से कुछ देर के लिए तलवार क्यूई की एक भयंकर मात्रा निकली। लाइट विंड स्वॉर्ड के जियान चेन के पास लौटने के कुछ ही पलों बाद तलवार से आने वाला तीव्र वातावरण अचानक बिना किसी निशान के गायब हो गया। इसके तुरंत बाद लाइट विंड स्वॉर्ड भी धीरे धीरे गायब हो गया। जियान चेन ने लंबी सांस ली। वह पहले ही लगातार 2 लड़ाइयां लड़ चुका था, ये करना कोई आसान काम नहीं था। सिल्वर स्ट्राइप्ड गोल्डन स्नेक को मारने और फिर 2 सेंट मास्टर भाड़े के सैनिकों को मारने के बाद जियान चेन की आंतरिक सेंट फोर्स लगभग खत्म हो गई थी। अगर ये तथ्य न होता कि उसका अजुलेट स्वॉर्ड लॉ एक अनूठी तकनीक थी, तो उसकी सेंट फोर्स को इतने सारे रहस्यमय प्रभाव नहीं मिलते। इसके बिना जियान चेन सिल्वर स्ट्राइप्ड गोल्डन स्नेक को मारने में असमर्थ होता। उसके बाद एक और लड़ाई लड़ने की तो बात ही छोड़िए। जियान चेन ने अपना शरीर हिलाया। जैसे ही उसने हिलना शुरू किया, उसकी पीठ पर घाव तुरंत गर्म दर्द से जलने लगा। दर्द की तीव्र अनुभूति के कारण जियान चेन के चेहरे की मांसपेशियां कई बार हिली। ये वास्तव में दर्दनाक है। जियान चेन ने अपनी सांस के नीचे फुसफुसाया। आगे बढ़ने की इच्छा से उसकी शक्तिशाली आत्मा ने विश्वसार से प्रकाश संत बल की एक बड़ी मात्रा को अपनी ओर इकट्ठा किया। धीरे धीरे प्रकाश की एक बड़ी स्पष्ट सफेद गेंद जो उसके चारों ओर दिखाई दी थी, धीरे धीरे दूधिया सफेद होने लगी। हालांकि प्रकाश चमकदार था, ये बेहद गर्म था और आंखों को बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचाता था। दूधिया सफेद रोशनी की चमक में नहाते हुए जियान चेन की आकृति इतनी धुंधली हो गई कि उसे देखना मुश्किल हो गया। यहां तक कि उसकी पीठ पर गहरा घाव भी लाइट सेंट फोर्स की ऊर्जा के तहत जल्दी से ठीक हो रहा था।
इस लाइट सेंट फोर्स के तहत एक आरामदायक और ताज़ा एहसास उसके सीने से स्वतः ही उठ गया और जल्दी ही उसके पूरे शरीर में फैल गया। इसने जियान चेन के आत्मनियंत्रण को दरकिनार कर दिया और वह मुश्किल से खुद को तारांकन से रोक पाया। हालांकि उसने पहले भी सिल्वर स्ट्राइप्ड गोल्डन स्नेक के जहर का प्रतिरोध करने की कोशिश करते हुए लाइट सेंट फोर्स का इस्तेमाल किया था, लेकिन उस समय उसका ध्यान बहुत कम था, इसलिए उसने लाइट सेंट फोर्स द्वारा लाई गई खुशी की भावना पर ध्यान नहीं दिया था। लेकिन अब जब वह पूरी तरह से ध्यान केंद्रित कर सकता था तो जियान चेन को आखिरकार एहसास हुआ कि लाइट सेंट फोर्स कितनी खुशी दे सकती है। प्रकाश संत बल कुछ देर तक जारी रहा, फिर धीरे धीरे गायब हो गया और एक बार फिर जियान चेन का शरीर दिखाई दिया। जियान चेन ने अपनी पीठ के पीछे हाथ घुमाकर घाव को महसूस किया, लेकिन उसे सिर्फ चिकनी त्वचा ही महसूस हुई। हालांकि उसने जो शर्ट पहनी हुई थी वह खून से भीगी हुई थी, लेकिन उसे किसी तरह का दर्द महसूस नहीं हुआ और न ही किसी निशान का पता चला। संतुष्टि में अपना सिर हिलाते हुए जियान चेन ने सेंट फोर्स द्वारा दिखाए गए चमत्कारी परिणामों पर मुस्कुराना शुरू कर दिया। इस तरह के कौशल के साथ जियान चेन की अपनी जान बचाने की क्षमता अब से तियान युआन महाद्वीप पर और भी अधिक प्रचुर होगी। तभी जियान चेन को चक्कर आने लगा और दुनिया उसके लिए 2 बार डगमगाने लगी। चक्कर आने का दौर एक पल में खत्म हो गया और फिर थकावट की लहर ने उसकी जगह ले ली। उस पल जियान चेन को लगा कि वह पूरे दिन और रात से सोया नहीं है और बहुत थकावट की स्थिति में है। जियान चेन बस एक बिस्तर ढूंढना चाहता था और उसी समय उस पर सो जाना चाहता था। कितनी अफसोस की बात है, सोल स्वॉर्ड और लाइट सेंट फोर्स इतनी ज्यादा ऊर्जा खपत करते हैं। अभी मेरी आत्मा पूरी तरह से इस्तेमाल हो चुकी है। जियान चेन ने उदास होकर खुद से आह भरी। वह जानता था कि भविष्य में उसे सोल स्वॉर्ड और लाइट सेंट फोर्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने से बचना होगा। अन्यथा अगर भविष्य में उसकी आत्मा खत्म हो गई तो इससे उसकी लड़ने की शक्ति पर बहुत असर पड़ेगा। सौभाग्य से यद्यपि उसकी आत्मा लगभग पूरी तरह थक चुकी थी, फिर भी वह अभी किसी महत्वपूर्ण बिंदु पर नहीं पहुंची थी, इसलिए उसकी लड़ाकू शक्ति पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ा। अपने स्पेस बेल्ट से कपड़ों का एक पूरा सेट निकालते हुए जियान चेन ने जमीन पर पड़े कुछ भाड़े के सैनिकों की ओर देखा। उनकी कमर पर बंधे स्पेस बेल्ट को देखकर जियान चेन की आंखों में उत्सुकता की चमक दिखाई दी। मुझे उम्मीद है कि उनमें कुछ अच्छी चीजें होंगी, जियान चेन ने मन ही मन सोचा। तियान युआन महाद्वीप पर ज्यादातर लोग आमतौर पर अपनी सारी कीमती चीजें अपने स्पेस बेल्ट में रखते हैं। ये कहा जा सकता है कि एक स्पेस बेल्ट में एक व्यक्ति की जीवन भर की बचत समा सकती है। बेशक कई कमजोर भाड़े के सैनिक बहुत गरीब थे और इसलिए उनके स्पेस बेल्ट में ज्यादा कुछ नहीं होता था। भाड़े के सैनिकों के स्पेस बेल्ट को छुए बिना उनके पास से गुजरते हुए जियान चेन तेजी से सिल्वर धारीदार गोल्डन सांप के पास गया और उसे अपने स्पेस रिंग में डाल दिया। चूंकि सिल्वर धारीदार सुनहरा सांप बहुत बड़ा था, इसलिए स्पेस रिंग में सांप को संग्रहित करने के लिए जियान चेन को मोमबत्ती की बत्ती को जलाने में उतना ही समय लगा। स्पेस रिंग को एक बार फिर अपने अंदरूनी वस्त्र की तहों में रखते हुए जियान चेन ने आराम से सांस छोड़ी और खुशी की एक अगोचर भावना ने उसे जकड़ लिया। एक विषहीन शरीर, 10,000 प्रतिरक्षा के अच्छे लाभों की यादें जियान चेन के दिमाग में वापस आ गईं। अभी उसके पास सिल्वर धारीदार सुनहरे सांप का शरीर था और हालांकि उसने सांप का काफी खून निगल लिया था, लेकिन उसका बाकी हिस्सा अभी भी सांप के शरीर में था। ये कहा जा सकता है कि पर्याप्त समय दिए जाने पर जियान चेन सिल्वर धारीदार सुनहरे सांप के खून और पित्ताशय को ले सकता है और उन्हें शुद्ध करके एक विषहीन शरीर प्राप्त कर सकता है। धीरे धीरे अपने दिल को शांत करते हुए जियान चेन एक बार फिर भाड़े के सैनिकों के शवों की ओर बढ़ा और उनके स्पेस बेल्ट हटा दिए। ये सुनिश्चित करते हुए कि उनके पास कोई अतिरिक्त वस्तु नहीं है, वह क्षेत्र से चला गया और जंगल में गायब हो गया। जब जियान चेन काफी दूर चला गया तो उसने अपने पैरों को क्रॉस करके बैठने के लिए एक खाली जगह ढूंढी। फिर उसने 20 स्पेस बेल्ट निकाले और उनमें से देखना शुरू किया। स्पेस बेल्ट के भीतर बहुत सारी चीजें थीं, उनमें से ज्यादातर जरूरी चीजें थीं जो तियान युआन महाद्वीप में जीवित रहने के लिए जरूरी थीं। आरामदेह चीजें, टेंट, खाना और पानी इनमें से आधे थे, जबकि बाकी सभी चीजें कम कीमत की थीं। स्पेस बेल्ट के भीतर एक दूसरे के ऊपर ढेर किए गए चांदी और तांबे के सिक्कों की दयनीय मात्रा थी, लेकिन जियान चेन इतनी छोटी राशि लेने के लिए इच्छुक नहीं था। स्पेस बेल्ट्स में से कई को देखने के बाद भी जियान चेन को कोई भी मूल्यवान वस्तु नहीं मिली। स्पेस बेल्ट्स में केवल रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें जैसे पट्टियां और जड़ी बूटियां थीं, वहां एक भी क्लासिक मॉन्स्टर कोर नहीं दिख रहा था। जियान चेन के चेहरे पर कोई आश्चर्य की भावना नहीं थी, क्योंकि वह जानता था कि ये भाड़े के सैनिक जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला में लाभ कमाने के लिए यहां आए थे।
ऐसी जगह पर पैसे कमाने की कोशिश करना केवल यही दर्शाता है कि वे गरीब थे। उनके पास संभवतः सबसे मूल्यवान वस्तुएं कुछ निम्न स्तर के राक्षस कोर हो सकती थीं। अंतरिक्ष बेल्ट के आधे हिस्से से गुजरने के बाद जियान चेन को अंततः एक ऐसा बेल्ट मिला जिसमें लगभग 1 दर्जन राक्षस कोर का एक छोटा सा ढेर था, लेकिन वे सभी लगभग क्लास 1 या क्लास 2 के थे। स्पेस बेल्ट से राक्षस कोर लेते हुए जियान चेन ने बाकी स्पेस बेल्ट को देखना जारी रखा। जल्दी ही जियान चेन ने 20 स्पेस बेल्ट को देखना समाप्त कर दिया और उन्हें लापरवाही से एक तरफ फेंक दिया। राक्षस कोर और पैसे के छोटे ढेर को देखने के लिए अपना सिर पीछे घुमाते हुए जियान चेन असहायता का भाव लिए बिना नहीं रह सका। 20 स्पेस बेल्ट से उसने केवल 20 मॉन्स्टर कोर और लगभग 100 गोल्ड कॉइन एकत्र किए थे। उन 20 मॉन्स्टर कोर में से एक क्लास 3 मॉन्स्टर कोर, 6 क्लास 2 मॉन्स्टर कोर और बाकी केवल क्लास 1 मॉन्स्टर कोर थे। यह न जानते हुए कि उसे हंसना चाहिए या रोना चाहिए, जियान चेन ने अपना सिर हिलाया और कड़वी मुस्कान के साथ कहा, क्या यह मुनाफा बहुत कम नहीं है? समूह में 2 संत मास्टर थे और फिर भी उनके पास अभी भी राक्षस कोर की केवल इतनी ही दयनीय मात्रा है। मैं एक ही दिन में अकेले ही इससे ज्यादा प्राप्त कर सकता हूं। सोने के सिक्के और राक्षस कोर को अपने स्पेस बेल्ट में जमा करके जियान चेन उस क्षेत्र से चला गया। अगले दिन जियान चेन जादुई जानवर के जंगल की गहराई में बह गया। हालांकि सिल्वर धारीदार सुनहरे सांप द्वारा पीछा किए जाने के बाद वह पहले से ही जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला के रसातल के बहुत करीब था। यहाँ के ज्यादातर जादुई जानवर कक्षा 3 के स्तर के होंगे और उनमें से बहुत कम कक्षा 2 के स्तर के होंगे। ग्रेट सेंट लेवल वाले जियान चेन की तुलना में क्लास 3 मैजिकल बीस्ट अब उतने खतरनाक नहीं रह गए थे जितने पहले हुआ करते थे। हालांकि उन्हें मारने के लिए कुछ ज्यादा प्रयास करने पड़े, लेकिन यहाँ मुनाफा ज्यादा होगा क्योंकि क्लास 2 मैजिकल बीस्ट्स की तुलना में क्लास 3 मैजिकल बीस्ट ज्यादा थे। एक क्लास 3 मॉन्स्टर कोर में 10 क्लास 2 मॉन्स्टर कोर के बराबर ऊर्जा थी और कोर के भीतर ऊर्जा की शुद्धता भी क्लास 2 मॉन्स्टर कोर से बेहतर थी। जियान चेन के लिए खेती करने के लिए उनका इस्तेमाल करना जरूरी था क्योंकि 3 क्लास 3 मॉन्स्टर कोर की खपत की दर बहुत तेज होने के कारण उसे पूरी रात लग सकती थी। पलक झपकते ही जियान चेन ने जंगल में 10 दिन और बिता दिए, जहां वह दिन में जादुई जानवरों का शिकार करता था और रात में एकांत में खेती करता था। उन 10 दिनों के बाद जियान चेन की ताकत में बहुत ज्यादा सुधार हुआ था। हालांकि वह अभी भी प्राथमिक महान संत स्तर पर था, लेकिन वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि वह मध्य महान संत स्तर से बहुत दूर नहीं था। इन 10 दिनों के दौरान जियान चेन हर दिन हाथ में क्लास 3 मॉन्स्टर कोर लेकर पहाड़ों पर सावधानी से चलता था। एक बार जियान चेन को क्लास 4 मैजिकल बीस्ट का सामना करना पड़ा, लेकिन वह उससे लड़ने के लिए बहुत ज्यादा ताकतवर था। 1 दर्जन वार के बाद जियान चेन गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद बच निकला था। उस समय से जियान चेन ने क्लास 4 मैजिकल बीस्ट की ताकत को पहचान लिया था, इसलिए उसने क्लास 3 मैजिकल बीस्ट के खिलाफ लड़ना जारी रखा। उसके बाद जब भी उसका सामना क्लास 4 मैजिकल बीस्ट से होता तो वह उसे उकसाए बिना तुरंत भाग जाता। अध्याय 96 नदी किनारे एक महिला से भाग्यशाली मुलाकात। उन 10 दिनों के दौरान जियान चेन ने कई क्लास 3 जादुई जानवरों का शिकार किया था। हालांकि जब उसने कारगत वन में शिकार किया था तब जितने जानवर थे उतने नहीं थे, फिर भी उसे मिलने वाला मुनाफा बहुत ज्यादा था। उसके पास लगभग 20 क्लास 3 मॉन्स्टर कोर थे, जो उसके पास मौजूद क्लास 2 मॉन्स्टर कोर से थोड़ा ही ज्यादा था। ये देखते हुए कि उसने पहले से 3 क्लास 3 मॉन्स्टर कोर की कितनी तेजी से खेती की थी, वह शायद बाकी कोर की खेती लगभग 7 दिनों में पूरी कर लेगा। हालांकि जियान चेन को यह नहीं पता था कि चूंकि वह जादुई जानवरों की पर्वत श्रृंखला में अकेले यात्रा कर रहा था, इसलिए जादुई जानवर उसके सामने अधिक बार आएंगे, बजाय इसके कि वह भाड़े के सैनिकों के एक बड़े समूह में हो। ऐसा इसलिए था क्योंकि पर्वत श्रृंखला पर कई जादुई जानवरों की गंध की भावना बेहद संवेदनशील और उच्च सतर्कता वाली थी। चूंकि उन्होंने अपना पूरा जीवन पर्वत श्रृंखला पर बिताया था, इसलिए उनके पैरों के निशानों को ट्रैक करने की क्षमता उल्लेखनीय थी, और इसलिए अगर वे कई पैरों के निशान वाले एक मजबूत समूह से मिलते तो जादुई जानवर सावधानी से उनसे दूर भाग जाते। इसलिए हालांकि जादुई जानवरों के पास कोई बुद्धि नहीं थी, लेकिन उनके जीवित रहने की उनकी परिष्कृत इच्छा उनके दिमाग में गहराई से समा गई थी। लेकिन अगर उन्हें कोई कमजोर या अकेला व्यक्ति मिल जाता जिसके बारे में उन्हें यकीन हो कि वे उसे मार सकते हैं और खा सकते हैं, तो पहले से छिपे हुए जादुई जानवर बाहर निकलकर उस व्यक्ति की तलाश करेंगे। उन्हें अपने शिकार का पीछा करने और उसका पीछा करने के लिए असाधारण मात्रा में ऊर्जा का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसलिए चूंकि जियान चेन इस जगह पर अकेला था, इसलिए जादुई जानवर से मुठभेड़ की संभावना बहुत बढ़ गई थी।
यदि जियान चेन की आत्मा उसके आसपास की गतिविधियों को भांपने में सक्षम नहीं होती तो वह कुछ जादुई जानवरों के छिपे हुए हमलों से बुरी तरह पराजित हो जाता। अगले दिन क्रॉस लेक जियान चेन ने आखिरकार अपनी आंखें खोली क्योंकि वह एक पेड़ की शाखा के ऊपर अपनी साधना से जागा था और नीचे जमीन पर कूद गया। खुद को धूल से साफ करते हुए उसने अपने स्पेस बेल्ट के भीतर जमा किए गए राक्षस कोर पर एक नजर डाली। इस थोड़े समय के दौरान उसने राक्षस कोर की एक अच्छी मात्रा एकत्र की थी और भले ही उसने साधना के लिए कई कोर का इस्तेमाल किया था, उसके स्पेस रिंग में अभी भी बहुत सारे कोर स्टॉक में थे। अभी भी 50 क्लास 2 मॉन्स्टर कोर और 120 क्लास 3 मॉन्स्टर कोर हैं। स्पेस बेल्ट के भीतर इन्वेंट्री की जांच करते हुए जियान चेन ने संतुष्टि में अपना सिर हिलाया। वर्तमान में वह प्रति रात खेती करने के लिए 20 क्लास 2 मॉन्स्टर कोर का उपयोग कर रहा था और उसके स्पेस बेल्ट में अधिकतम 2 दिनों की खेती के लिए ही पर्याप्त था। अन्य सभी मॉन्स्टर कोर एक साथ जोड़े जाने पर 10 दिनों से अधिक समय तक चलेंगे। अरे, मेरे पास अभी भी 2 क्लास 4 मॉन्स्टर कोर हैं, एक कारगत अकादमी द्वारा दिए गए पुरस्कार से है और दूसरा वह है जो मेरे पिता ने मुझे दिया था। चूंकि क्लास 4 मॉन्स्टर कोर में क्लास 3 मॉन्स्टर कोर की तुलना में बहुत ज्यादा ऊर्जा होती है, इसलिए मुझे नहीं पता कि एक क्लास 4 मॉन्स्टर कोर मेरे लिए कितने समय तक टिकेगा। जियान चेन ने सोचा। उसे एहसास नहीं था कि उसके पास मौजूद मॉन्स्टर कोर की मात्रा बहुत ज्यादा धन संपत्ति मानी जाती है। जियान चेन के लिए ये सिर्फ 10 दिनों तक अपनी साधना को बनाए रखने का एक तरीका था। ऊपर चमकते सूरज की ओर देखते हुए उसने तुरंत अपना स्थान पहचान लिया और नाश्ता करने के लिए भी रुके बिना जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला के बाहरी इलाके की ओर चलना शुरू कर दिया। इस समय तक जियान चेन ने पर्वत श्रृंखला में काफी समय बिताया था। उसके स्पेस रिंग में मौजूद राक्षस कोर उसके लिए कुछ दिनों तक खेती करने के लिए पर्याप्त थे, लेकिन उसके पास मौजूद आपूर्ति खत्म होने वाली थी। इसलिए इस कारण से जियान चेन को अपनी आपूर्ति को फिर से भरने के लिए वेक सिटी लौटना पड़ा। इतना ही नहीं, बल्कि उसे अपने स्पेस रिंग के भीतर सिल्वर स्ट्राइप्ड गोल्डन स्नैक को भी संभालना था, अन्यथा अगर उसे लंबे समय तक अकेला छोड़ दिया जाता तो कौन जानता था कि किस तरह की स्थिति पैदा हो सकती है। उदाहरण के लिए शरीर सड़ सकता है। जियान चेन ऐसी चीजों के बारे में बहुत निश्चित नहीं था क्योंकि उसने किताबों में उनके बारे में नहीं पढ़ा था। इसलिए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जियान चेन सिल्वर स्ट्राइप्ड गोल्डन स्नैक मामले को जल्द से जल्द खत्म करना चाहता था। पूरे पर्वतीय क्षेत्र में खून खराबे की गंध फैली हुई थी, जिसके प्रति जादुई जानवर विशेष रूप से संवेदनशील थे। अगर वह सिल्वर स्ट्राइप्ड गोल्डन स्नैक के शरीर को यहां रखता तो यह अविश्वसनीय रूप से मूर्खतापूर्ण होता, इसलिए जियान चेन ने इसे वापस वेक सिटी ले जाने और वहां से योजना बनाने का फैसला किया। जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला में बहुत सारी घनी लंबी घास थी और उतने ही दलदल भी थे। उन्हें सिर्फ देखकर पहचान पाना मुश्किल था, लेकिन जैसे जैसे जियान चेन सड़क पर आगे बढ़ता गया उसने हर जगह नजर रखी। पिछले दिनों में जब वह पर्वत श्रृंखला में रहा था तो वह कई बार दलदल में धंस चुका था और फिर आखिरकार उनसे बचकर निकल गया था। धधकते सूरज के मार्गदर्शन में जियान चेन बिना रास्ते से भटके जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला को छोड़ने में कामयाब रहा। 2 दिनों तक चलने के बाद वह आखिरकार पर्वत श्रृंखला की गहराई से बाहर निकल गया और जंगल की समतल भूमि में प्रवेश कर गया। उन 2 दिनों के भीतर जियान चेन के स्पेस बेल्ट ने और भी अधिक क्लास 2 मॉन्स्टर कोर प्राप्त कर लिए थे। जंगल में ताज़ी हवा की गहरी सांस लेते हुए जियान चेन ने अपने सिर को जानवरों की खाल से बनाए गए कपड़ों को देखने के लिए झुकाया और एक गंभीर मुस्कान के साथ अपनी वर्तमान उपस्थिति के साथ वह एक भिखारी की तरह लग रहा था। यह अफसोस की बात थी कि पर्वत श्रृंखला के भीतर बहुत अधिक पानी नहीं था, जिससे जियान चेन के लिए खुद से बदबू को धोना असंभव हो गया। जियान चेन जंगल के बाहरी इलाके में नदी के बारे में नहीं भूला था। अपने जानवरों की खाल के कपड़े उतारकर वह पानी की गहराई में कूद गया और अपने ऊपर जमा हुई गंदगी को साफ करने लगा। पिछले कुछ दिनों में उसके शरीर में जमा हुई बदबू और गंदगी ने उसके शरीर को कवच की तरह ढक लिया था, जिससे उसे हर बार हिलने डुलने पर बीमार महसूस होने लगा था। वह अपनी त्वचा पर चिपचिपे और चिकने एहसास से बिल्कुल भी सहज नहीं था, लेकिन जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला में रहते हुए उसने संयम महसूस किया था। फिर भी जैसे ही नदी नजर आई उसने तुरंत उस संयम को उतार फेंका और पानी में छलांग लगा दी। जियान चेन ने स्पेस बेल्ट को अपनी गर्दन के चारों ओर लपेट लिया और अपने पूरे शरीर को मसलना शुरू कर दिया। उसकी बाहें हर जगह रगड़ती रहीं और उसके आसपास का पानी दूषित होने से काला पड़ने लगा। नदी में नहाने के बाद भी उसने पानी नहीं छोड़ा। इसके बजाय वह अपनी पीठ के बल तैरता रहा और धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं, जिससे नदी उसे धो सके। लंबे समय में पहली बार उसका मन शांत था क्योंकि वह बर्फीले ठंडे पानी के आनंद में आराम कर रहा था।
पिछले कुछ दिनों से उसका मन बहुत थका हुआ था क्योंकि वह पर्वत श्रृंखला के भीतर यात्रा कर रहा था। अब जब उसका मन शांत था तो उसकी आत्मा की गहराई मुक्त महसूस कर रही थी, जिससे जियान चेन आखिरकार शांति से सो गया। जियान चेन ने अपनी आंखें बंद कर ली और पानी में लेट गया और नदी के ठंडे पानी और सूरज की गर्म किरणों से धीरे धीरे नहाया। उसका नंगा शरीर नदी में ऊपर नीचे उछल रहा था और वह लहरों के साथ बह रहा था। जैसे जैसे नदी बहती गई, वह वेक सिटी की दिशा में बहने लगा, जिससे जियान चेन को कुछ समय के लिए मुफ्त में यात्रा करने का मौका मिला। इसलिए जब वह मुफ्त में यात्रा कर रहा था तो वह सवारी का थोड़ा आनंद भी ले सकता था। थोड़ी देर बाद जियान चेन को समय का बिल्कुल भी पता नहीं चला। उसे नहीं पता था कि उसे नदी में उतरे हुए कितना समय हो गया था, लेकिन उस पल जियान चेन का सिर किसी नर्म चीज से टकराया। जिस पल उसने संपर्क महसूस किया, जियान चेन को होश आ गया और उसने जो कुछ भी मारा था उस पर ध्यान केंद्रित किया। उसने जो कुछ भी मारा था वह हिल रहा था। एक जानवर। जियान चेन ने अपनी नींद भरी मनस्थिति में सोचा। एक पल में वह होश में आया और अपनी आत्मा को सक्रिय स्तर पर पुनः सक्रिय कर दिया। आसपास का वातावरण जियान चेन को पता चल गया क्योंकि वह तुरंत सुस्त अवस्था से अपनी एकाग्रता अवस्था में बदल गया। उसकी पहले से बंद आंखें खुल गईं और उसकी चमकीली आंखें दिखाई देने लगीं। तुरंत उसने अपने शरीर को अपनी पीठ के बल लेटने की स्थिति से पलटकर अपने पैरों पर खड़ा कर लिया। पानी उसकी कमर तक बढ़ गया, जिससे उसके शरीर का केवल ऊपरी आधा हिस्सा पानी के ऊपर रह गया। जैसे ही उसने वह क्रिया पूरी की, एक व्यक्ति का चेहरा नजर आया। यह एक ऐसी महिला का चेहरा था जो पूरे शहर को अपने लिए लड़ने पर मजबूर कर सकती थी और जिसे पूर्णता का बर्फीला सफेद चेहरा भी माना जा सकता था। उसके चेहरे पर 5 चेहरे की विशेषताएं इस हद तक पूरी तरह से मेल खाती थीं कि कोई भी नकचढ़ा व्यक्ति उनमें कोई दोष नहीं ढूंढ पाएगा। वह एक परी की तरह थी जो नश्वर दुनिया में उतरी थी। वह महिला इतनी बूढ़ी नहीं लग रही थी, लगभग तारांकन साल की। उसकी चमकती हुई सफेद आंखों में सुंदर और गहरी पुतलियां थीं। वह सुस्ती से जियान चेन की आंखों को घूर रही थी। नीचे उसकी काफी बड़ी तारांकन हवा में खुली हुई थीं और जियान चेन से सिर्फ एक छोटे से अंतर से अलग थीं। क्या बुरी किस्मत है ये सोचना कि यहाँ एक महिला नहा रही है। जियान चेन ने तुरंत सोचा और उसका चेहरा काला पड़ने लगा। अपने पिछले अनुभवों की बदौलत वह जानता था कि यहाँ क्या हो रहा है। उसने यह नहीं सोचा था कि जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला में घूमने के बाद आराम करने के लिए नदी पर बहते समय वह उसी नदी में नहाती हुई एक महिला से टकरा जाएगा जिसमें वह था। जैसे ही जियान चेन को एहसास हुआ कि क्या हो रहा है, उसके सामने खड़ी महिला की छोटी आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि उसे भी एहसास हुआ कि अभी क्या हुआ है, और उसके मुंह से चीख निकल गई। तुम बदबूदार बदमाश हो। उसकी पहले से सुस्त आंखें क्रोध और शर्म से लाल हो गईं। वह चीखी और उसने अपना हाथ तेजी से जियान चेन की छाती पर घुमाया। टकराना। इससे पहले कि जियान चेन कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, महिला की हथेली उसकी छाती पर एक दबी हुई आवाज के साथ लग चुकी थी। जियान चेन फिर पानी के ऊपर पीछे की ओर उड़ गया और उसके मुंह से खून की एक छोटी सी धार बह निकली। अध्याय 97। रहस्यमय बूढ़ा आदमी। हथेली ने जियान चेन को 20 मीटर पीछे हवा में उड़ा दिया और फिर नदी में डूब गया। जियान चेन की आंखों में आश्चर्य की झलक दिखाई दी क्योंकि उसने उसके हाथ से निकलने वाली तीव्र ऊर्जा को महसूस किया। उसे एक वार ने उसे काफी चोट पहुंचाई थी क्योंकि जहां उसने मारा था वहां की हड्डियां दर्द करने लगी थी, जैसे कि किसी भारी चीज ने उसे तोड़ दिया हो। जियान चेन का हाथ पानी में कुछ देर तक तैरता रहा, फिर वह नदी के दूसरी तरफ के जंगलों में कूद गया। एक चौड़े पेड़ के पीछे छिपकर उसने अपने सेंट फोर्स का इस्तेमाल करके अपने ऊपर पड़ी पानी की बूंदों को वाष्पित कर दिया और फिर अपने गले से स्पेस रिंग निकाल ली। एक आसान हरकत के साथ उसने कपड़े का आखिरी टुकड़ा निकाला और उसे पहन लिया। जैसे ही जियान चेन ने अपने वस्त्र पहने, उसका पहले से ही पीला पड़ा चेहरा क्षण भर के लिए जम गया और फिर जल्दी से एक और कूद गया। टकराना। जैसे ही जियान चेन ने किनारे की ओर छलांग लगाई, वो पेड़ जिसके नीचे वह पहले छिपा हुआ था वह टुकड़े टुकड़े हो गया क्योंकि उस पर बहुत ज्यादा मात्रा में शुद्ध सेंटफोर्स का विस्फोट हुआ। जैसे ही वह उस जगह पर गिरा जहां जियान चेन पहले था, उसके आसपास की मिट्टी उड़ गई और प्रभाव क्षेत्र में एक बड़ा गड्ढा बन गया। तू बदमाश, अगर तूने मुझे नहाते हुए देखने की सोची भी तो मैं तुझे जान से मार डालूंगा। उसके गुस्से भरे शब्दों में एक छोटा सा शोकपूर्ण स्वर भी था क्योंकि उसका चेहरा जियान चेन के सामने हर सेकंड लाल होता जा रहा था। उसके जैद जैसे सफेद हाथों में एक नीले रंग का सेंट फोर्स था जो जियान चेन की ओर इतनी तेजी से उड़ रहा था कि हवा में सीटी बज रही थी।
अपनी हथेली में संत शक्ति की भारी मात्रा को महसूस करते हुए जियान चेन का चेहरा तेजी से बदल गया और असामान्य रूप से गंभीर हो गया। अपने भीतर संत शक्ति को इकट्ठा करते हुए उसने इसे अपने दाहिने हाथ में केंद्रित किया और प्रहार किया। टकराना। दोनों हथेलियां एक दूसरे से टकराईं और एक दबे हुए धमाके के साथ शॉकवेव चारों तरफ फैल गई। जियान चेन हिंसक तरीके से पीछे की ओर उड़ गया, कई झाड़ियों से टकराता हुआ आखिरकार जमीन पर गिर गया। पफ। जियान चेन के मुंह से खून की एक बूंद निकली और कुछ देर के लिए एक छोटी सी धुंध बन गई। जैसे ही खून उसके मुंह से निकला उसका चेहरा मौत की तरह पीला पड़ गया। बड़ी मुश्किल से जियान चेन ने अपने सामने खड़ी महिला को अविश्वास में सिर ऊपर की ओर झुकाया। वह जियान चेन की उम्र से बहुत दूर नहीं थी और फिर भी उसके पास इतनी अविश्वसनीय रूप से मजबूत ताकत थी। उसने अनुमान लगाया था कि उसके पास कम से कम महान संत मास्टर की ताकत थी। यह इस तथ्य से अनुमान लगाया गया था कि जियान चेन अपनी ताकत को अपने हाथ की पीठ की तरह जानता था, खासकर जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला में संत मास्टर्स के खिलाफ लड़ने के बाद। अपनी वर्तमान ताकत के साथ संत मास्टर्स भी उसके खिलाफ मुकाबला करने में सक्षम नहीं होंगे। इसलिए उसके सामने खड़ी महिला एक अविश्वसनीय रूप से मजबूत प्रतिद्वंद्वी थी जिसे वह अपनी वर्तमान ताकत से आसानी से हरा नहीं पाया। महान संत गुरु। जियान चेन ने घबराकर निगल लिया। ये सोचकर कि उसके सामने खड़ी महिला वास्तव में इतनी मजबूत थी, जियान चेन को इस पर विश्वास नहीं हो रहा था। कारगाथ अकादमी में जहां गेसुन साम्राज्य के हर एक प्रतिभाशाली व्यक्ति को इकट्ठा किया गया था, वहां अभी भी उसके सामने खड़ी महिला के समान उम्र की कई युवतियां थीं जो संत स्तर तक पदोन्नति के लिए संत हथियार को संघनित करने में भी सक्षम नहीं थीं। वह महिला धीरे धीरे जियान चेन की ओर बढ़ी। उसकी खूबसूरती अमर थी, जिसे दुनिया में बेजोड़ कहा जा सकता था। उसकी खूबसूरत आंखें शर्म और आक्रोश से भरी हुई थीं। उसका गुस्सा धीरे धीरे उसके आकर्षण को खत्म कर रहा था। एक मजबूत हत्या के इरादे से उसने जियान चेन की ओर मौत की निगाह से देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वह उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहती थी, बस उसे चूर चूर कर देना चाहती थी। महिला ने गुलाबी चमड़े का लबादा पहना हुआ था जो काफी गंदा था। ये स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था कि उसने खुद को ठीक करने के लिए पर्याप्त समय दिए बिना इसे जल्दी से पहन लिया था। उसके लंबे बाल उसके कंधे के पीछे लटके हुए थे और उसकी कमर से चिपके हुए थे क्योंकि पानी की बूंदें धीरे धीरे उसके लबादे से टकरा रही थीं। अपनी गुलाबी चप्पलों के साथ, जो चलते समय कोई आवाज नहीं करती थी, महिला हाथ में नीले रंग की तलवार लिए धीरे धीरे जियान चेन की ओर बढ़ी। इस रंग की तलवार को देखकर जियान चेन का चेहरा बदल गया। मुश्किल से जियान चेन धीरे धीरे जमीन से ऊपर रेंगता हुआ आया क्योंकि उसका दाहिना हाथ कांपने लगा था। महिला निश्चित रूप से बहुत मजबूत थी। एक ही झटके में जियान चेन का दाहिना हाथ पहले ही इतना गंभीर झटका झेल चुका था। हवा में लाइट सेंट फोर्स को नियंत्रित करते हुए जियान चेन ने यह सुनिश्चित किया था कि लाइट सेंट फोर्स के उपचारात्मक प्रभाव उसके प्रतिद्वंद्वी को पहले न दिखें। जब बात लाइट सेंट फोर्स की विशेषता की आई, तो वह नहीं चाहता था कि किसी को भी दूध या सफेद चमक या उपचार क्षमताओं के बारे में पता चले। रुको मिस, ये सिर्फ एक गलतफहमी थी। मेरा मिस को नहाते हुए देखने का कोई इरादा नहीं था। जियान चेन हंसा। महिला की ताकत ने उसे चकित कर दिया था। तुम बदमाश, बस मेरे लिए चुप रहो। महिला का सुंदर चेहरा पीला पड़ गया जब उसने जियान चेन की बात सुनी। ये स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था कि वह बेहतर महसूस नहीं कर रही थी और इसलिए एक ही कदम में उसका गुलाबी जूता जियान चेन की कमर पर जा लगा। इससे जियान चेन का शरीर एक तरफ झुक गया और वह बाल बाल बच गई। इसके तुरंत बाद वह पलटी और अपनी नीली रंग की तलवार से जियान चेन पर वार किया। नीली तलवार तेजी से आगे बढ़ रही थी और पलक झपकते ही वह जियान चेन के पास पहुंच गई। यह देखकर जियान चेन ने पीछे मुड़ना शुरू किया, लेकिन इसके बावजूद जियान चेन की छाती पर तलवार का एक बड़ा घाव दिखाई दिया। खून उसके शरीर से तेजी से बहने लगा और फव्वारे की तरह बहने लगा। देखते ही देखते जियान चेन के कपड़ों की नई जोड़ी खून से लाल हो गई। यह एहसास न कर पाने के कारण कि उसे काटा गया है, जियान चेन के भीतर जलन होने लगी क्योंकि उसे एहसास हुआ कि दर्द हो रहा है। जल्दी से उसने उससे कुछ दूरी बनानी शुरू कर दी और अपने हाथ में लाइट विंड स्वॉर्ड का पतला रूप प्रकट होने दिया। हालांकि जियान चेन ने संयोग से उसके नग्न शरीर को देखा था, लेकिन यह जानबूझकर नहीं था। उसने पहले ही 3 या 4 बार माफी मांगी थी, लेकिन महिला अभी भी इतनी गुस्से में थी और उसकी मौत की मांग कर रही थी। इससे उसे बहुत गुस्सा आया। युवती ने जियान चेन को जाने देने की बिल्कुल भी योजना नहीं बनाई थी और वह उसके पीछे भागी। उसकी नीली तलवार में एक प्रकार का संत बल था जो जियान चेन की ओर वार करते समय लहरों की तरह ध्वनि करता प्रतीत होता था। जियान चेन ने कराहते हुए कहा। उसकी आंखों में बर्फीली ठंडी चमक थी।
महिला के ताकतवर होने के बावजूद वह ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो बैठे बैठे पकड़े जाने का इंतजार करते। उसके हाथ की लहर के साथ हल्की हवा की तलवार हरकत में आ गई। चांदी की एक धार में तलवार ने हत्यारे के गले पर हमला किया। तलवार पहले से ही जितनी तेजी से संभव थी उतनी तेजी से चल रही थी, लेकिन उसके प्रतिद्वंद्वी की ताकत इतनी ज्यादा नहीं थी कि वह हमले को रोकने की हिम्मत न कर सके। वह जीतने के लिए कुछ भी करने को तैयार था, भले ही उसका प्रतिद्वंद्वी एक लड़की ही क्यों न हो। जियान चेन ने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया। जैसे ही नीली तलवार फिर से जियान चेन से संपर्क करने वाली थी, उसने अपना शरीर घुमाया और तलवार को अपनी बगल में रगड़ते हुए छोड़ दिया। दूसरी ओर जियान चेन ने पहले से ही अपनी तलवार उसके गले पर तान रखी थी। उस समय महिला ने घबराहट से भरा एक भाव प्रकट किया और एक हल्की सी चीख निकाली। तुरंत उसकी गर्दन घुमाकर उसने जियान चेन के वार को अपने गले पर टाल दिया, लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद तलवार से बने छोटे से घाव से खून की एक पतली सी लकीर बह रही थी। गर्दन में हल्का दर्द महसूस करते हुए महिला के चेहरे पर थोड़ी घबराहट के भाव थे, क्योंकि उसकी खूबसूरत आंखों में अंततः थोड़ा सा डर दिखने लगा था। ये देखकर जियान चेन मन ही मन मुस्कुराने लगी। हालांकि वह महिला मजबूत थी, लेकिन उसके पास पर्याप्त युद्ध का अनुभव नहीं था, इसलिए इस लड़ाई में वह नुकसान में थी। हालांकि जियान चेन ने भी महिला को जाने देने की योजना नहीं बनाई थी। महिला द्वारा उसे दिए गए तेज जलन वाले दर्द को महसूस करते हुए जियान चेन की हल्की पवन तलवार स्पष्ट हो गई, क्योंकि वह महिला का पीछा कर रही थी। महिला का चेहरा और भी अधिक घबरा गया, क्योंकि लाइट विंड स्वॉर्ड उसके शरीर को भेदने लगा। अचानक महिला का शरीर जियान चेन की नजरों से ओझल हो गया और फिर किसी अजीब कारण से 10 मीटर दूर फिर से प्रकट हुआ, जैसे कि यह किसी तरह का जादू हो। जियान चेन का दिल कांप उठा जब उसने देखा कि लड़की उससे 10 मीटर दूर फिर से प्रकट हुई। लेकिन जब उसने देखा कि लड़की का चेहरा पीला पड़ गया था, तो ऐसा लग रहा था कि इतनी तेज गति की तकनीक का उपयोग करने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा खर्च की गई थी। क्या यह एक विशेष प्रकार का युद्ध कौशल हो सकता है? जियान चेन ने सोचा। तुम बदमाश हो, ये सोचकर कि तुम एक औरत पर हाथ उठाओगे, ये तुम्हें जाने नहीं देगी। एक कमजोर व्यक्ति द्वारा ऐसी स्थिति में डाले जाने पर लड़की क्रोधित हो गई। जियान चेन पर चिल्लाने के बाद उसके हाथ में नीले रंग की तलवार और अधिक चमकने लगी, क्योंकि उसके अंदर का सारा संतबल बाहर निकल आया और तलवार के चारों ओर धड़कने लगा। महिला ने अपनी तलवार उठाए और चिल्लाए, शाही जल कला का पहला रूप जल ड्रैगन हमला। जैसे ही उसने कहा, उसकी तलवार के भीतर केंद्रित संत बल की मात्रा ने लगभग तुरंत ही एक ड्रैगन का रूप ले लिया और तलवार से अलग होकर जियान चेन पर हमला कर दिया। जियान चेन का चेहरा उसी क्षण बदल गया जब उसने ड्रैगन की धुंधली आकृति को तलवार से बाहर आते देखा। जब ड्रैगन नजर आया तो जियान चेन को दबाव का एक मजबूत एहसास हुआ। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी पीठ पर 1000 पाउंड का पत्थर ढो रहा हो। सिर्फ सांस लेना ही पहले से ही एक भारी काम था, चकमा देना तो दूर की बात थी। जैसे ही उसे अपनी वर्तमान स्थिति का एहसास हुआ, उसका चेहरा और भी ज्यादा बदल गया। इस जल ड्रैगन से खुद को बचाने का एकमात्र तरीका चकमा देना था, लेकिन वह ऐसा करने में असमर्थ था। वह जानता था कि जल ड्रैगन के भीतर संत बल की मात्रा इतनी ज्यादा थी कि वह उसे गंभीर नुकसान पहुंचाए बिना नहीं ले पाएगा। इतना खतरनाक व्यक्ति, अगर मैं तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करता हूं तो मुझे दोष मत देना। जियान चेन की आंखें खतरनाक तरीके से चमक उठी, क्योंकि तलवार क्यूई ने एक बार फिर उसकी तलवार के चारों ओर घूमना शुरू कर दिया। एक बार पूरी तरह से घेरने के बाद तलवार जियान चेन के हाथों से उठी और महिला की ओर इतनी तेजी से चली कि नंगी आंखों से भी उसे देखना मुश्किल हो गया। जब महिला ने तलवार को अपनी ओर आते देखा तो उसकी गर्दन पर घाव हल्का हल्का चुभने लगा। महिला डर के मारे पीली पड़ गई। उसने पहले जियान चेन के वार से बचने के लिए जो गुप्त तकनीक इस्तेमाल की थी, उसमें बहुत ज्यादा ऊर्जा लग गई थी, साथ ही पानी के ड्रैगन के साथ भी। अभी उसकी आंतरिक संत शक्ति लगभग खाली थी, इसलिए वह तलवार से बच नहीं पा रही थी। हताश होकर उसने पानी के ड्रैगन को वापस आकर तलवार को रोकने का आदेश दिया। तुरंत पानी का ड्रैगन पलटा और लाइट विंड स्वॉर्ड का पीछा करने लगा। अपने विशाल जबड़े को खोलते हुए उसने लाइट विंड स्वॉर्ड पर झपट्टा मारा। हालांकि लाइट विंड स्वॉर्ड ड्रैगन की तुलना में अतुलनीय रूप से तेज था। जैसे ही पानी के ड्रैगन के जबड़े बंद हुए, उसे केवल हवा का स्वाद मिला, क्योंकि तलवार अब महिला की गर्दन से सिर्फ 1 मीटर की दूरी पर थी। युवा मिस के खिलाफ हाथ उठाने की हिम्मत करना अपमानजनक है। इस महत्वपूर्ण क्षण में एक उग्र वृद्ध व्यक्ति आसमान से उड़ता हुआ आया और जोर से चिल्लाने लगा, जो पूरे क्षेत्र में गूंज उठा। एक बड़े आदमी की आकृति उड़कर बाहर आए और महिला के सामने खड़ी हो गई, जिसने लाइट विंड स्वॉर्ड को रोक दिया।
ये लगभग तारांकन वर्ष की आयु का एक बुजुर्ग व्यक्ति था, जिसकी लंबाई 2 मीटर थी। उसने सफेद लबादा पहना हुआ था, जिसके बाल पीछे की ओर लटके हुए थे और एक जेड रिंग उसे जगह पर बनाए हुए थी। उसकी तीखी आंखें और उससे मिलती जुलती सफेद भौहें उसे एक बहुत ही तेज व्यक्ति की तरह दिखा रही थीं। हल्की हवा वाली तलवार को अपनी ओर आते देख बुजुर्ग व्यक्ति अपने चेहरे पर तिरस्कार की भावना के साथ देख सकता था। एक व्यंग्यात्मक भाव के साथ उसने अपनी शक्तिशाली दिखने वाली दाहिनी भुजा को हवा में उठाया और अपनी 2 उंगलियों के बीच तलवार की धार को पकड़ लिया। तलवार क्यूई की मजबूत मात्रा के बावजूद इसने बुजुर्ग व्यक्ति को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाया था। इसके ठीक बाद बुजुर्ग ने आने वाले पानी के ड्रैगन पर अपना दूसरा हाथ लहराया, जिससे वह अचानक रुक गया। अगले ही पल पानी का ड्रैगन दुनिया के क्यूई में बिखरने से पहले बिखरने लगा। अंकल फैंग, उसे जल्दी से मारने में मेरी मदद करो। बुजुर्ग व्यक्ति को आते देख महिला के चेहरे पर अब भय की झलक नहीं थी। इसके बजाय उसके भाषण में प्यारा स्वर लौट आया और वह गुस्से में बोली जैसे कि जियान चेन ने उसके साथ गलत किया हो। बुजुर्ग आदमी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, बल्कि उसकी नजरें हल्की हवा वाली तलवार पर टिकी रहीं, जिसे उसने थोड़े आश्चर्य के साथ रोक रखा था। अपना सिर झुकाकर जियान चेन की तरफ देखते हुए उसने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारा मालिक कौन है? अध्याय 98, एक और भारी क्षति। अंकल फैंग, आप उस पर क्या बकवास कर रहे हैं? उसे मारने में मेरी मदद करो। लड़की ने उसके पीछे से चिल्लाते हुए अपनी आंखों में एक भयंकर चमक के साथ कहा। पहले से ही उसकी आंखें इस विचार से आंसू बहा रही थीं कि जियान चेन ने उसके शरीर को उसकी पूरी महिमा में देखा था। वास्तव में जियान चेन के सामने वह कैसे नग्न थी, इस बारे में सोचने से उसे अविश्वसनीय रूप से गुस्सा आ गया था, जिससे उसे ये भी महसूस हुआ कि उसके साथ अन्याय हुआ है। यह उसके जन्म के बाद पहली बार था कि उसे इस तरह से किसी पुरुष ने देखा था, और यह एक अजनबी व्यक्ति था। रूढ़िवादी महिला के लिए इस तरह का परिणाम मौत से भी बदतर था। हाँ, युवा मिस, हालांकि आपके चाचा फैंग मदद करने के लिए तैयार नहीं है, फिर भी अपने चाचाइयों को इस दुस्साहसी बदमाश को सबक सिखाने में मदद करने दें। उस समय एक और आवाज समाशोधन में आई, क्योंकि एक और सफेद लबादा पहने बुजुर्ग व्यक्ति नजर आया। जियान चेन के सामने आकर उसने जियान चेन की छाती पर वार करने से पहले थोड़ी देर के लिए अपनी मुट्ठी लहराई। बुजुर्ग की ताकत अविश्वसनीय रूप से गहरी थी। उस मुट्ठी में जियान चेन को संदेह नहीं था कि यह बेहद मजबूत थी। तुरंत बगल की ओर झुकते हुए जियान चेन ने अचानक अपने शरीर पर भारी मात्रा में दबाव महसूस किया। दबाव इतना बड़ा था कि ऐसा लगा जैसे उसके पूरे शरीर पर 1000 पाउंड वजन या यहाँ तक कि एक पहाड़ का बोझ हो। सांस लेना पहले से ही एक मुश्किल काम था, उसका पूरा शरीर ऐसा लग रहा था जैसे उसे कुचल दिया जाएगा। ठीक उसी समय जब दबाव अपने सबसे भारी स्तर पर था, उसके डेंटियन में नीला और बैंगनी रंग की चमक तेजी से टिमटिमाने लगी। हालांकि जब उसका डेंटियन ऐसी स्थिति से गुजर रहा था, तो जियान चेन ने खुद इस पर ध्यान नहीं दिया। बूढ़े आदमी यून, 1 मिनट रुको। महिला द्वारा अंकल फैंग नाम के पहले बुजुर्ग ने चिल्लाया और उसका चेहरा तेजी से बदल गया। दुर्भाग्य से उसने बहुत देर से बात की थी। अंकल यू नाम के व्यक्ति ने अपनी मुट्ठी को देखा, जो जियान चेन की छाती पर सटीक रूप से लगी थी। उसके मुंह से खून की धार बह निकली, क्योंकि उसे लगा कि उसके अंदरूनी अंग क्षतिग्रस्त हो गए हैं। बुजुर्ग ने जियान चेन की छाती पर इतनी जोर से प्रहार किया था कि उसमें गड्ढा हो गया था। बुजुर्ग ने न केवल जियान चेन की हड्डियों को तोड़ दिया था, बल्कि उसके अंदरूनी अंगों को भी बहुत नुकसान पहुंचाया था। जिस समय बुजुर्ग ने जियान चेन पर हमला किया, उस समय नीली और बैंगनी रंग की कमजोर चमक बुजुर्ग की हथेली से टकराने के बाद तुरंत गायब हो गई। दूसरी ओर जियान चेन को वापस उड़ा दिया गया। ये बुजुर्ग का चेहरा बदल गया और वह थोड़ा चौंका। हवा में उड़ते हुए जियान चेन को देखकर उसका चेहरा हैरानी से भर गया। उसकी आंखों में अविश्वास और आश्चर्य की चमक थी। जियान चेन 30 मीटर हवा में उड़ गया और फिर एक जोरदार धमाके के साथ जमीन पर गिर गया। जैसे ही वह जमीन पर लेटा, उसने अपने फटे हुए अंगों से दर्द महसूस करते हुए एक बड़ा मुंह खून थूक दिया। खून की कमी से उसका चेहरा पहले से ही कागज की शीट की तरह सफेद हो गया था, यहां तक कि उसका चेहरा भी ढीला पड़ गया था। जियान चेन को मुश्किल से जीवित देखकर अंकल यून नाम के व्यक्ति ने धीरे धीरे पलकें झपकाना शुरू किया और फिर अपना मुंह खोला और कहा, युवक, तुम में इतनी मजबूत जीवन शक्ति है कि तुम बिना मरे मेरा एक वार झेल सकते हो। ठीक है, आज मैं तुम्हें जाने देता हूं। ऐसा कहकर अंकल यून नाम का व्यक्ति महिला की ओर वापस चला गया। मुझे उम्मीद है कि अब कोई और गड़बड़ी नहीं होगी, महिला के पीछे बैठे बुजुर्ग ने कहा। अंकल फैंग नामक व्यक्ति ने अपना हाथ हिलाया और अपनी उंगलियों के बीच फंसी लाइट विंड स्वॉर्ड को वापस जियान चेन की ओर भेजा। जैसे ही उसने उससे संपर्क किया, वो नजरों से ओझल हो गई।
युवा मिस, चलो अब हम चलते हैं। अंकल फेंग नाम के एक व्यक्ति ने जोर से कहा जब एक बड़ा उड़ने वाला जादुई जानवर तीनों के पास उतरा। हालांकि महिला का गुस्सा पूरी तरह से शांत नहीं हुआ था। अपना सिर पीछे घुमाते हुए उसने कहा, अंकल फेंग, वह व्यक्ति अभी मरा नहीं है, ऐसा नहीं चलेगा। मैं उसे आज ही मरवाना चाहती हूँ। वह अपनी तलवार लेकर जियान चेन की ओर बढ़ी। ये स्पष्ट था कि वह नहीं चाहती थी कि जियान चेन उसे नहाते हुए देख ले। युवा मिस, ऐसी परेशानी मत करो। अंकल फेंग लड़की को जियान चेन के करीब जाने से रोकने के लिए सामने खड़े हो गए। अंकल फेंग, महिला ने तर्क दिया। उसे अभी भी ऐसा लग रहा था कि उसके साथ अन्याय हुआ है और उसकी आंखों में आंसू आ गए हैं। वह किसी भी पल रोने को तैयार है। युवा मिस, इतनी बेकाबू मत हो। देर हो रही है, इसलिए हमें अब चलना चाहिए। उसके पीछे बैठा बुजुर्ग व्यक्ति सपाट लहजे में बोला। अपने हाथों की एक लहर के साथ सेंट फोस की एक बड़ी गेंद ने महिला को घेर लिया और उसे उड़ते हुए जादुई जानवर के ऊपर रख दिया। उड़ते हुए जादुई जानवर के ऊपर महिला ने उस बुजुर्ग पर गुस्से में अपने पैर पटकते हुए कहा, अंकल युन, आप लुवानेर को क्यों नहीं बिगाड़ रहे हैं? दोनों बुजुर्गों ने एक दूसरे की आंखों में असहाय भाव से देखा। उड़ते हुए जादुई जानवर पर कदम रखते ही वे तुरंत हवा के तेज झोंके के साथ जमीन से उड़ गए और क्षितिज की ओर उड़ गए। हवा में उड़ते हुए जादुई जानवर की पीठ पर खड़ी महिला जियान चेन की तेजी से सिकुड़ती हुई आकृति को घूर रही थी। उसकी आंखों में एक ऐसा गुस्सा था जो कभी नहीं मिटेगा। अंकल फेंग, अंकल युन, आप दोनों के साथ क्या हो रहा है? आप उस बदमाश को कैसे जाने दे सकते हैं? उसने गुस्से में शिकायत करते हुए अपना पैर पटका। उसकी आंखों में धुंध पहले से ही आंसू बन चुकी थी जो उसकी पलकों से गिरने की धमकी दे रही थी। ये सुनकर अंकल फेंग नाम के व्यक्ति ने आह भरी। उसके गीले और अस्तव्यस्त बालों को देखकर वह पहले से ही जानता था कि उसके साथ क्या हुआ था। युवा मिस, वह आदमी काफी जटिल है। अभी कबीला बहुत दबाव में है। इस महत्वपूर्ण क्षण में नए दुश्मन बनाने से बचना सबसे अच्छा है, क्योंकि हो सकता है कि वे कबीले के लिए परेशानी का नया स्रोत बन जाएं। अंकल फेंग ने असहाय होकर कहा। अंकल फेंग, तुम कब से मौत से डरने लगे? उस बदमाश की ताकत कमजोर थी। तुम कैसे सोच सकते थे कि वह हमारे कबीले के लिए खतरा बन सकता है? महिला ने गुस्से से कहा। युवा मिस, वह आदमी वास्तव में सरल नहीं है। किसी को नाराज न करना ही सबसे अच्छा है। हालांकि उसकी शक्ति काफी कमजोर है, लेकिन उसके पीछे का व्यक्ति निश्चित रूप से मजबूत है। जियान चेन पर सबसे पहले हमला करने वाले अंकल यू ने गंभीर लेकिन चिंतित चेहरे के साथ कहा। फिर उसने अपने कपड़े से लिपटे हाथ को उठाकर अपने दाहिने हाथ पर 2 गहरे घाव दिखाए। हालांकि खून बहना बंद हो गया था, लेकिन बुजुर्ग के दाहिने हाथ पर अभी भी 2 घाव दिखाई दे रहे थे जो उसकी हथेली के खोखले हिस्से से उसके पिछले हिस्से तक फैले हुए थे, जैसे कि तलवार ने उसे काट दिया हो। जब महिला ने बुजुर्ग का घायल हाथ देखा तो उसके चेहरे जैसे लाल होंठ और उसकी आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। अंकल युन, आप घायल हो गए हैं? वह आश्चर्य से चिल्लाए। अंकल फेंग नाम के व्यक्ति ने पहले कहा, बुरे आदमी युन, आपके लिए घायल होना कितना अप्रत्याशित था। अंकल यू ने धीरे से सिर हिलाया। ये घाव मुझे उस 20 वर्षीय युवक ने दिया है। ये कैसे संभव है अंकल यू? आप मजाक कर रहे हैं। उस बदमाश की ताकत बिल्कुल भी नहीं थी। अगर वह मुझे भी नहीं हरा सका तो वह आपको कैसे नुकसान पहुंचा पाएगा? वह चौंक कर आगे बढ़ी। बूढ़े आदमी यून, आपको ऐसा घाव कैसे हुआ? अंकल फेंग ने संदेह के साथ कहा। अंकल यून सिर्फ खाली चेहरे के साथ दूसरे की तरफ देख सकते थे। मुझे भी नहीं पता। जब मैंने पहले उस पर हमला किया था तो मुझे अपनी हथेली में दर्द महसूस हुआ था और फिर मैंने घाव देखा। मुझे किस बात ने चोट पहुंचाई थी मुझे नहीं पता। ये सुनकर अंकल यून ने चौंकते हुए कहा, यह नौजवान वाकई बहुत जटिल है। जिस क्षण मैंने उसका सेंट वेपन देखा मुझे पता था कि ये दूसरों से अलग दिखेगा। उसका सेंट वेपन बाकी सभी के जैसा नहीं था। उसके भीतर जो कुछ भी हुआ उसने उसके सेंट वेपन को और भी मजबूत बना दिया, यहां तक कि उसकी ताकत भी उम्मीद के मुताबिक नहीं है। महिला अंकल यून की बातों से स्तब्ध रह गई। यह अच्छी बात है कि हमने उसे नहीं मारा, अन्यथा उसके पीछे खड़ा व्यक्ति अगर आगे बढ़ता तो हमारे कबीले के लिए बहुत बड़ी परेशानी बन जाता। अभी हम केवल यही उम्मीद कर सकते हैं कि उसका समर्थन करने वाले लोग बहुत ताकतवर न हो, या ये कि इस व्यक्ति को अपने पूर्वजों से कुछ तकनीकें ही विरासत में मिली हों। नदी के किनारे जियान चेन खून से लथपथ होकर जमीन पर लेट गया। बुजुर्ग की मुट्ठी ने जियान चेन को गंभीर चोट पहुंचाई थी। उसकी छाती की हड्डियां कुचल गई थीं और उसके अंगों को बहुत ज्यादा चोट लगी थी। अभी पूरी तरह से होश में आने के अलावा जियान चेन हिलने डुलने में असमर्थ था।
ये कहा जा सकता है कि जियान चेन के जन्म के बाद से ये सबसे गंभीर चोट थी जो उसे लगी थी। अगर यह इस तथ्य के लिए नहीं होता कि उसने साधना करने के लिए एक अनोखे तरीके का इस्तेमाल किया था और अपने शरीर को ऐसे तरीकों से परिष्कृत किया था जो दूसरों से कहीं बेहतर थे, तो बुजुर्ग के हाथ ने उसे एक गंदी मौत के लिए भेज दिया होता। विश्वसार से प्रकाश संत बल जियान चेन की ओर बढ़ने और संघनित होने लगा। जल्दी ही जियान चेन दूधिया सफेद चमक में लिपटा हुआ था और यह उसके शरीर के हर एक छिद्र में समा गया था। इसके साथ ही जियान चेन बहुत तेजी से ठीक होने लगा था। अध्याय 99 वेक सिटी की ओर वापसी। विश्वसार के भीतर प्रकाश संत बल जियान चेन के भीतर इकट्ठा हुआ और जल्दी से उसे ठीक करना शुरू कर दिया। हालांकि जियान चेन के घाव बहुत गंभीर थे, इसलिए प्रकाश संत बल के चमत्कारी उपचार प्रभावों के बावजूद जियान चेन को ठीक होने में काफी समय लगा। लाइट सेंट फोर्स को नियंत्रित करने से जियान चेन की आत्मा का बहुत ज्यादा हिस्सा खत्म हो गया था। 4 घंटे के बाद उसने अपनी लगभग सारी आत्मा खर्च कर दी थी, जिससे उसे रुकना पड़ा। अभी वह बहुत ज्यादा खून की कमी से पीड़ित था और साथ ही उसे चक्कर आने वाला सिरदर्द भी था। वह बहुत थका हुआ भी था और उसे नींद की बहुत इच्छा थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह 3 दिन और 3 रातों से सोया ही ना हो और लगभग बेहोश हो गया हो। 4 घंटे तक खुद को ठीक करने के बाद उसका आंतरिक शरीर उसकी मूल शक्ति के आधे से भी कम रह गया था। उसके आंतरिक अंगों का लाइट सेंट फोर्स द्वारा उपचार किया गया था और हालांकि यह पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था, लेकिन घायल हिस्से फिर से विकसित हो गए थे। जो कुछ बचा था वह उसकी छाती पर टूटी हुई हड्डियां थीं जो उसके अंगों की तुलना में थोड़ी अधिक परेशानी वाली थीं। उसकी छाती पर लगी गंभीर चोटों के बारे में टूटी हुई हड्डियां पहले से ही उसके मांस में चुभ चुकी थीं। इसलिए जब भी जियान चेन थोड़ा भी हिलता तो उसकी छाती पर लगे घाव जियान चेन को और भी ज्यादा दर्द महसूस कराते। दर्द इतना तीव्र था कि उसके मस्तिष्क को मिलने वाले संकेत व्यावहारिक रूप से उसे पीड़ा पहुंचा रहे थे। धीरे धीरे घास पर लेटते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और धीरे धीरे अपनी बची हुई आत्मा का उपयोग खुद को ठीक करने के लिए करना शुरू कर दिया। हालांकि जियान चेन ने सौभाग्य से अज़ुलेट तलवार कानून की संपूर्ण सामग्री पुनर्प्राप्ति की विधि को याद कर लिया था। पुनर्प्राप्ति विधि के साथ वह धीरे धीरे अपनी आत्मा को वापस पा सकता था। जियान चेन पूरे दिन और पूरी रात घास पर लेटा रहा। एक बार भी अपना शरीर हिलाए बिना उसकी आंखें भी उतनी ही देर तक बंद रहीं। दोपहर होते होते समय तेजी से बीत गया। पहाड़ों से हटते सूरज की तेज गर्म किरणें धीरे धीरे हल्की गर्म होती जा रही थीं। उस पल जियान चेन जैसे पत्थर ने आखिरकार अपनी आंखें खोली। पूरे दिन और रात के उपचार के बाद उसने जो आत्मा खर्च कर दी थी वह आखिरकार फिर से भर गई। आकाश का रंग देखकर जियान चेन ने एक पल भी संकोच नहीं किया और प्रकाश संत बल को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। तेजी से उसने एक बार फिर अपनी छाती को ठीक करना शुरू कर दिया। जैसे ही लाइट सेंट फोर्स ने उसके सीने में प्रवेश किया, टूटी हुई हड्डियों के टुकड़े फिर से जुड़ने लगे और ठीक होने लगे। बिना रुके 4 घंटे तक जियान चेन की आत्मा आखिरकार एक बार फिर खत्म हो गई। हालांकि 4 घंटे के उपचार के बाद जियान चेन की छाती आखिरकार पूरी तरह से ठीक हो गई। हालांकि जियान चेन की आत्मा अभी भी ठीक नहीं हुई थी और उसकी गतिशीलता प्रभावित हुई थी, इसलिए जियान चेन घास पर वापस बैठ गया और खोई हुई आत्मा को वापस पाने के लिए रिकवरी विधि का उपयोग करना शुरू कर दिया। हालांकि यह वेक सिटी से बहुत दूर नहीं था, लेकिन यह देखते हुए कि लाइट सेंट फोर्स का उपयोग अपनी चमकदार चमक के साथ बहुत अधिक विशिष्ट था और वेक सिटी में उपचार बहुत असुविधाजनक था, कोई भी रेडियंट सेंट मास्टर्स को छोड़कर लाइट सेंट फोर्स का पता नहीं लगा पाएगा। हालांकि कौन गारंटी दे पाएगा कि वेक सिटी के आसपास के क्षेत्र में कोई रेडियंट सेंट मास्टर था। रेडियंट सेंट मास्टर्स तियान युआन महाद्वीप के भीतर दुर्लभ थे, इसलिए बहुत से लोग खुद की मदद करने के लिए किसी को खोजने और आमंत्रित करने में विफल हो जाते थे। जियान चेन ने सोचा कि अगर वह रेडियंट सेंट मास्टर्स की तरह लाइट सेंट फोर्स का उपयोग करने की अपनी क्षमता का खुलासा करता है तो उसे बहुत महिमा मिलेगी और उसे कभी भी राक्षस कोर की कमी के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। हालांकि जियान चेन ये प्रकट नहीं करना चाहता था कि वह लाइट सेंट फोर्स का उपयोग करने की रेडियंट सेंट मास्टर की क्षमता की नकल कर सकता है, क्योंकि उसके अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि अगर वह इसे अभी के लिए गुप्त रखता है तो यह निश्चित रूप से भविष्य में उसकी मदद करेगा। 3 दिन तक लगातार उपचार के बाद जियान चेन का शरीर आखिरकार पूरी तरह स्वस्थ हो गया। उठने के बाद वह तुरंत वेक सिटी की आधिकारिक सड़क पर वापस चला गया। आधिकारिक सड़क सशस्त्र लेकिन खून से लथपथ भाड़े के सैनिकों के समूहों द्वारा अनुरक्षित कारवां से भरी हुई थी। हालांकि जियान चेन एक अकेला यात्री था, लेकिन किसी ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसके घावों से खून से सने कपड़ों के बावजूद तियान युआन महाद्वीप के हर एक भाड़े के सैनिक के लिए यह देखना एक बहुत ही आम दृश्य था।
व्यवहारिक रूप से हर भाड़े के सैनिक ने हर दिन इस तरह की चीजें देखी थीं। सड़क पर चलते हुए जियान चेन ने 3 दिन पहले की घटना के बारे में सोचा, खासकर उस खूबसूरत लड़की और उसके नग्न शरीर के बारे में जो उसके ठीक सामने प्रकट हुई थी। यह एक ऐसा दृश्य था जिसने जियान चेन पर गहरा प्रभाव छोड़ा था, क्योंकि अपने पिछले जीवन में भी उसने पहले कभी ऐसा अनुभव नहीं किया था। 3 दिन पहले उसने पहली बार किसी महिला का जैद जैसा शरीर इस हद तक देखा था, और इस लड़की का शरीर लगभग ऐसा था जैसे कि यह किसी अमर का हो। हालांकि जब जियान चेन ने महिला की विशाल शक्ति के बारे में सोचा तो उसका दिल अभी भी इस पर यकीन नहीं कर पा रहा था। लड़की 18 साल की लग रही थी, ज्यादा से ज्यादा 20 साल की। उसके और जियान चेन के बीच उम्र का अंतर लगभग न के बराबर था, लेकिन इस उम्र में एक महान संत गुरु होने के नाते जियान चेन उसकी जन्मजात प्रतिभा पर शर्म से लाल हो सकता था। जल्द ही जियान चेन वेक सिटी में घुस गया और शहर के पहरेदारों के आने और उसका निरीक्षण करने का इंतजार करने लगा। चूंकि उसकी छवि एक घायल और खून से लथपथ बचे व्यक्ति की थी, इसलिए शहर में प्रवेश करने के लिए कोई मौद्रिक कर नहीं था। हालांकि पहरेदार पैसे के लालची थे, लेकिन उनका लालच नैतिकता से रहित नहीं था। वेक सिटी में प्रवेश करने पर जियान चेन ने टहलना नहीं छोड़ा और तुरंत एक सराय की ओर चल पड़ा। एक बार जब उसे एक कमरा मिल गया तो जियान चेन ने साधना शुरू कर दी। हालांकि 1 महीने से भी कम समय पहले ही वह एक महान संत बन गया था, लेकिन उसकी ताकत अभी भी तियान युआन महाद्वीप के भीतर खुद की रक्षा करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। न केवल 3 दिन पहले की लड़की ने जियान चेन को हार का अनुभव कराया, बल्कि उसने उससे ये भी एहसास कराया कि उसे कितनी ताकत की जरूरत है। कमरे का किराया चुकाने के बाद जियान चेन 10 दिनों तक कमरे में ही रहा। उन 10 दिनों में जियान चेन ने अपने कमरे से एक भी कदम बाहर नहीं निकाला और अपने पास मौजूद राक्षस कोर का इस्तेमाल सिर्फ खेती के लिए किया। यहां तक कि खाने के लिए भी उसने सराय की वेट्रेस से सीधे अपने कमरे में मंगवाया। 10 दिन बीत जाने के बाद जियान चेन की ताकत में बहुत सुधार हुआ था। पहले से ही मध्य महान संत स्तर पर पहुंचते हुए उसके भीतर का संत बल अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया था। यहां तक कि उसका संत हथियार लाइट विंड स्वॉर्ड भी अपग्रेड हो गया था और पहले से भी ज्यादा कठोर हो गया था। 10 दिनों की साधना के बाद जियान चेन के पास मौजूद क्लास 3 मॉन्स्टर कोर लगभग समाप्त हो गए और जियान चेन के पास केवल 2 क्लास 4 मॉन्स्टर कोर ही बचे। बिस्तर से उतरकर जियान चेन आकाश को देखने के लिए खिड़की की ओर चला गया। चूंकि उसने साधना में बहुत समय बिताया था, इसलिए वह अब समय का पता नहीं लगा पा रहा था और अनुमानित समय जानने के लिए केवल सूर्य की स्थिति पर निर्भर रह गया था। बाहर आसमान में मीलों तक बिना किसी बादल के सूरज चमक रहा था। आसमान में विशाल लाल आग की लपटें तेज गर्मी की किरणें छोड़ रही थीं, जो दोपहर की शुरुआत का संकेत था। अभी सिल्वर स्ट्राइप्ड गोल्डन स्नैक से निपटने का समय आ गया है। मैं वास्तव में 10,000 प्रतिरक्षा का इंतजार कर रहा हूं, जियान चेन ने कहा, क्योंकि उसने बाहर लोगों की भीड़ को देखा था। अध्याय 100 10,000 प्रतिरक्षा 1। जियान चेन सराय से निकलकर मेले में गया और पानी जमा करने के लिए कुछ दर्जन लौकी खरीदी, साथ ही एक पीपा भी खरीदा जो इतना बड़ा था कि उसमें एक व्यक्ति समा सके। उसने अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए जरूरी सामान की लगभग खत्म हो चुकी आपूर्ति को भी फिर से भर लिया, साथ ही जंगल में रहने के लिए भी। उसने मोटे कपड़ों के 20 जोड़े भी खरीदे। इन सभी को अपने स्पेस बेल्ट में जमा करने के बाद जियान चेन सीधे वेक सिटी से निकल गया और जंगल की ओर चल पड़ा। जियान चेन एक सुनसान बाग में पहुंचा और चारों ओर देखा। ये पुष्टि करने के बाद कि वहां कोई लोग मौजूद नहीं है, उसने अपने स्पेस बेल्ट से एक स्पेस रिंग निकाली और रिंग से सिल्वर स्ट्राइप्ड गोल्डन स्नैक को निकाला। फिर उसने एक एक करके दर्जनों लौकी निकाली जिन्हें उसने अभी अभी खरीदा था और उन्हें बड़े करीने से जमीन पर रख दिया। जियान चेन का दिल तेजी से धड़क उठा जब उसने अपने सामने एक हाथ जितना मोटा और लगभग 80 मीटर लंबा सिल्वर स्ट्राइप्ड गोल्डन स्नैक देखा। उसके दिल में अनायास ही उत्साह की भावना पैदा हो गई। कुछ देर तक चांदी की धारी वाले सुनहरे सांप को घूरने के बाद जियान चेन ने धीरे धीरे खुद को शांत करने के लिए एक गहरी सांस ली। उसके बाद वह धीरे धीरे सांप के पास गया। उसकी हल्की हवा की तलवार उसके हाथ में आ गई। पू! जियान चेन ने अपनी तलवार सीधे सांप के 7 इंच के जख्मी हिस्से में घुसा दी। इसके तुरंत बाद ताजा लाल खून बहने लगा। बिना किसी हिचकिचाहट के जियान चेन ने बिजली की गति से एक लौकी को खोला और एक बच्चे की मुट्ठी के बराबर छेद को सांप के शरीर के नीचे रख दिया। लौकी ने सीधे उस निरंतर बहते खून को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। इस बीच चिकने खून की तेज तीखी गंध हवा में भर गई और धीरे धीरे हवा में फैलने लगी। लगातार फैलती चिकने खून की तेज और चुभने वाली गंध को सूंघते हुए जियान चेन ने अपनी भौहें सिकुड़ी और बुदबुदाया,
ये सिल्वरधारी वाला सुनहरा सांप वाकई एक दुर्लभ और अनोखा जानवर कहलाने लायक है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि खून की गंध पहले से ही इतनी मोटी होगी। जियान चेन के स्वर में थोड़ी चिंता दिख रही थी। उसे चिंता थी कि सांप की तेज गंध उसके लिए किसी तरह की परेशानी लेकर आएगी। जियान चेन बहुत चिंतित था, कुछ हद तक अधीर था और बहुत उत्सुक था, लेकिन आखिरकार 2 घंटे बाद सांप के शरीर से सारा खून इकट्ठा हो गया। उसने जो दर्जनों लौकी खरीदी थी, उनमें से आधी पहले ही भर चुकी थी। जियान चेन की गणना के अनुसार उसने जो कुल खून इकट्ठा किया था, उसका वजन लगभग 100 किलोग्राम था। खून से भरी लौकी को सावधानी से सील करने के बाद जियान चेन ने उन सभी को अपने स्पेस बेल्ट में रख दिया। उसके बाद उसने एक बार फिर सांप के शरीर को अपने स्पेस बेल्ट में रख दिया और तुरंत उस क्षेत्र से निकल गया। इस सिल्वर स्ट्राइप्ड गोल्डन स्नेक के खून की गंध पहले से ही 2 घंटे से हवा में फैल रही थी। हालांकि यह काफी कमजोर हो गई थी, फिर भी जियान चेन को यकीन नहीं था कि यह कोई दुर्घटना नहीं लाएगी, इसलिए जितनी जल्दी वह वहां से निकल जाए उतना अच्छा होगा। हालांकि जियान चेन जानता था कि शायद वह कुछ ज्यादा ही चिंता कर रहा था, फिर भी खतरे को कम करने के लिए वह ऐसी असुविधाओं से गुजरने को तैयार था। जियान चेन वेक सिटी लौट आया। वहां 2 दिन आराम करने और कोई खास खबर न सुनने के बाद वह एक बार फिर चला गया। इस बार वह अपने मूल स्थान पर वापस नहीं लौटा, इसके बजाय वह ठीक उसी स्थान पर पहुंचा जहां वह पहले था। लगभग 20 मील आगे बढ़ने के बाद उसे आखिरकार एक सुनसान और सुरक्षित क्षेत्र मिला। फिर उसने एक बार फिर अपनी बेल्ट से सिल्वर स्ट्राइप्ड गोल्डन स्नैक निकाला और शरीर को चीरना शुरू कर दिया। हालांकि वह शहर के भीतर शरीर को चीर सकता था, लेकिन सिल्वर स्ट्राइप्ड गोल्डन स्नैक आखिरकार एक सामान्य जादुई जानवर नहीं था। एक बार जब उसका शरीर चीर दिया जाता तो उसके खून की वह तेज गंध एक बार फिर से पूरे इलाके में फैल जाती। खून की ऐसी अनोखी गंध निश्चित रूप से कई विशेषज्ञों को जांच के लिए आकर्षित करेगी। जियान चेन की ताकत के मौजूदा स्तर के साथ वह अभी भी वेक सिटी में स्थित कई विशेषज्ञों का सामना करने में असमर्थ था। शरीर का विच्छेदन आसानी से हो गया। हालांकि सिल्वर धारीदार सुनहरे सांप के तराजू की बाहरी परत की रक्षा बेहद मजबूत थी, लेकिन जियान चेन की वर्तमान ताकत उसके पिछले स्तर की तुलना में काफी बढ़ गई थी। इस प्रकार सांप के तराजू को काटने के लिए केवल थोड़ी सी ताकत की आवश्यकता थी। जियान चेन ने सावधानी से सांप के पेट से एक अंगूठे के आकार की रक्त लाल वस्तु निकाली। जब उसने उसे करीब से देखने के लिए अपनी आंखों के स्तर तक उठाया तो वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका और खुद से बुदबुदाया, तो यह सिल्वर धारीदार सुनहरे सांप का कीमती सांप का पित्त है। सांप के पित्त का रंग किसी भी अन्य सांप के पित्त से बिल्कुल अलग था। सामान्य सांप के पित्त का रंग नीला, हरा और काला होता है, लेकिन इस सिल्वर धारीदार सुनहरे सांप का पित्त पूरी तरह से लाल रंग का था। ये लाल रत्न जैसा दिखता था। जियान चेन ने अपने स्पेस बेल्ट से एक छोटी जेड बोतल निकाली और ध्यान से अंगूठे के आकार के सांप के पित्त को बोतल में डाल दिया। ये सांप का पित्त बहुत महत्वपूर्ण था। अगर वह 10,000 प्रतिरक्षा गोली को परिष्कृत करना चाहता था तो उसे सांप के बहुत सारे पित्त की आवश्यकता होगी। इस शरीर के अंग का महत्व सिल्वर धारीदार सुनहरे सांप के खून से कहीं ज्यादा कीमती था। इसके तुरंत बाद जियान चेन ने सिल्वर स्ट्राइप्ड गोल्डन स्नैक की त्वचा को पूरी तरह से हटा दिया था। उसी समय सांप की शक्ल में भी काफी बदलाव आया। अब वह एक लंबे तारांकन जैसा लग रहा था। सिल्वर स्ट्राइप्ड गोल्डन स्नैक के सबसे कीमती अंग उसका खून और पित्त थे। उसके अन्य आंतरिक अंग और उसका मांस भी काफी मूल्यवान थे, लेकिन जियान चेन की नजर में वे बहुत उपयोगी नहीं थे। इसके बाद जियान चेन ने सांप के शव को स्पेस रिंग में वापस रख दिया ताकि बाद में अगले कदम उठाए जा सकें। सिल्वर स्ट्राइप्ड गोल्डन स्नैक वाली बात खत्म करने के बाद जियान चेन ने अपने आसपास की चीजों को देखा। वह थोड़ा झिझका और अनिर्णायक लग रहा था क्योंकि वह वहीं खड़ा था और कुछ पल के लिए विचार कर रहा था। अंत में जियान चेन ने दांत से काटा और वह बड़ा पीपा निकाला जिसे उसने पहले तैयार किया था और उसे हल्के से जमीन पर रख दिया। फिर उसने खून से भरी सारी लौकी को निकालना जारी रखा और उन्हें पीपे में खाली करना शुरू कर दिया। जियान चेन ने अब 10,000 प्रतिरक्षा को परिष्कृत करने की योजना बनाई। ऐसा इसलिए था क्योंकि सिल्वर धारीदार सुनहरे सांप के खून की गंध बहुत तेज थी, जिससे लोगों से भरे शहर में उसे परिष्कृत करना उसके लिए असंभव था। इसके तुरंत बाद लौकी के अंदर का सारा खून बड़े पीपे में डाल दिया गया। लगभग 100 किलोग्राम खून व्यक्ति लंबे पीपे में भर गया। अब पीपे से खून की तेज चुभने वाली गंध निकल रही थी और बिना फैले काफी देर तक हवा में घूमती रही। इतनी बड़ी मात्रा में इकट्ठा हुए खून ने गंध को और भी घना बना दिया और इसने जियान चेन की सूंघने की शक्ति पर हमला किया, जिससे वह लगभग सांस लेने में असमर्थ हो गया। कुछ विशेष जादुई जानवरों का खून सामान्य जादुई जानवरों से बिल्कुल अलग था।
सिल्वर स्ट्राइप्ड गोल्डन स्नैक इसका एक उदाहरण था। जब जियान चेन ने खुद को विषमुक्त करने के लिए सांप का खून पिया था, तो जियान चेन ने इसकी अत्यधिक चिकनाई वाली गंध को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया था क्योंकि वह पूरी तरह से खुद को ठीक करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। इसलिए उसने यह नहीं देखा कि सांप के खून में इतनी असहनीय भारी गंध थी।